इसके पहले हमने डिमांड एनालिसिस को पढ़ा और सप्लाई एनालिसिस को पढ़ा, बट डिमांड और सप्लाई को अगर हम अलग अलग से पढ़ते हैं तो उससे ज्यादा बेनिफिट हमें नहीं मिलता। इसीलिए इन दोनों डिमांड और सप्लाई को हमें एक साथ पढ़ना पड़ता है और ये देखना पड़ता है कि वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कैसे करते हैं, और ये इंटरेक्शन जब करते हैं तब मार्केट की प्राइसेस फॉर्म होती है, और जिस प्लेस पे ये इंटरेक्ट करते हैं उसे मार्केट बोला जाता है। तो इस चैप्टर में अपन मार्केट्स क्या होते हैं और मार्केट्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट। अब मार्केट क्या होती है? अब इकोनॉमिक्स में ये चीज याद रखना कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो अपन डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे मार्केट ये वर्ड हुआ, तो मार्केट ये वर्ड अपन डेली लाइफ में यूज करते हैं और इसका एक डिक्शनरी मीनिंग होता है। बट इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में जो मीनिंग मार्केट का लिया जाता है वो अलग रहता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको इकोनॉमिक्स में देखने को मिलेंगे, तो मार्केट्स उसमें का एक वर्ड है। तो अब समझना, मार्केट्स यानी बेसिकली क्या होते हैं। अगर डिक्शनरी डेफिनेशन देखें तो मार्केट्स यानी ऐसी पर्टिकुलर प्लेस होती है जहां पे सप्लायर यानी प्रोड्यूसर या बोलेंगे सेलर्स आते हैं और बायर्स आते हैं या कस्टमर्स आते हैं, और वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स करते हैं प्राइस के बदले में। ठीक है, तो ये जनरली होता है मार्केट। बट इकोनॉमिक्स बोलता है कि सिर्फ वो प्लेस मार्केट नहीं है, मार्केट उस पूरे रीजन को बोला जाएगा। समझना क्या बोल रहा है इकोनॉमिक्स, मार्केट उस पूरे रीजन को बोला जाएगा जहां पे बायर्स और सेलर्स का क्लोज कांटेक्ट रहता है। ठीक है, क्लोज कांटेक्ट यानी एकदम सामने सामने है नहीं, क्लोज कांटेक्ट में है, मतलब कभी भी वो एक दूसरे से इंटरेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और इन्होंने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जो ट्रांजेक्शन किए हैं उस ट्रांजेक्शन का प्राइस उस एरिया में सेम रहना चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहे कि बायर और सेलर कांटेक्ट में रहना चाहिए, और जो प्रोडक्ट अगर वो एक सिमिलर प्रोडक्ट आइडेंटिकल प्रोडक्ट को ट्रांजेक्शन करते या उसके ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसकी जो प्राइस है उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे भी किसी ने अगर ट्रांजेक्शन किया तो और उसी प्रोडक्ट का अगर ट्रांजेक्शन किया तो सेम प्राइस से उसका ट्रांजेक्शन होना चाहिए। तो उस पर्टिकुलर एरिया को क्या बोला जाएगा, मार्केट बोला जाएगा। तो देखते हैं, economists understand the term market not any particular place in which things are bought and sold। ऐसी कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं, बट मार्केट बट द होल ऑफ एनी रीजन इन विच बायर्स एंड सेलर्स आर इन सच क्लोज कॉन्टैक्ट with one another that the prices of same goods tend to be equality and easily and quickly। क्या बोल रहे हो वो कि ऐसे क्लोज कांटेक्ट में है, और क्लोज कांटेक्ट में है इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो ट्रांजेक्शन किया जाता है वो जनरली सेम प्राइजेस पे किया जाता है, क्योंकि एक मार्केट में एक ही प्राइस चलती है। तो उस पूरे रीजन को, इस पूरे रीजन को जहां पे एक दूसरे के साथ क्लोज कांटेक्ट में है उस पूरे रीजन को मार्केट बोला जाएगा। अब मार्केट में क्या क्या होना चाहिए, और दूसरी डेफिनेशन भी दी है, मार्केट इज नेटवर्क ऑफ डीलिंग बिटवीन पोटेंशियल बायर्स एंड पोटेंशियल सेलर्स। जरूरी नहीं कि वो बाय करेंगे या सेल करेंगे, बट वो सेल करने की और बाय करने की विलिंगनेस रखते हैं। अगर वो विलिंगनेस रखते हैं, चाहे वो डील कुछ कारण से ना बने, फिर भी उनमें क्या था, उनमें एक विलिंगनेस था कि वो डील करना चाहते थे, वो ट्रांजेक्शन करना चाहते थे। इनको बोला जाता है पोटेंशियल बायर्स और सेलर्स। और ये जो पोटेंशियल बायर्स और सेलर्स होते हैं वो जिस नेटवर्क के थ्रू डील करते हैं, जिस वे के थ्रू डील करते हैं, उसको बोला जाता है मार्केट। तो ऑनलाइन डील करते हैं या ईमेल से डील करते हैं तो वो क्या हो गया, वो एक मार्केट का नेटवर्क हो गया। अब किसी भी चीज में या सॉरी किसी भी मार्केट में कुछ कंपोनेंट नेसेसरी होते हैं। सबसे पहले बायर होना चाहिए, और बायर होना चाहिए तो उसके साथ साथ भी क्या होना चाहिए, सेलर होना चाहिए। अब बायर और सेलर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं किसके लिए, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट कौन सा हो सकता है सर, प्रोडक्ट कोई गुड्स भी हो सकता है या सर्विसेज भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, अब जिस प्रोडक्ट और सर्विस के लिए एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर प्राइस पे होगा जिसको बोला जाता है मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस होगा। और एक चीज तो अपन ने यही पे सीखी है कि ये बायर और सेलर का क्लोज कांटेक्ट रहेगा, आर इन क्लोज कांटेक्ट। ठीक,
ठीक है। और लास्ट में इंफॉर्मेशन, देयर इज इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट, देयर इज इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट। मतलब जो लोग ट्रांजैक्शन करने वाले हैं या जो लोग ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं उनको उस मार्केट के बारे में पता है, तो उसको बोला जाता है देयर इज इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट। ठीक है। किनको होनी चाहिए इंफॉर्मेशन? सर इन पोटेंशियल बायर्स को और इन पोटेंशियल सेलर्स को होनी चाहिए इंफॉर्मेशन मार्केट के बारे में, ताकि उनको अगर जो भी सेल करना है, जो भी बाय करना है, वो उस मार्केट में आके क्या कर सकते हैं, बाय और सेल कर सकते हैं। तो ये सारे होते हैं कंपोनेंट्स जो मार्केट में होनी चाहिए, कंपोनेंट्स। ठीक है, तो समझ में आ गया मार्केट क्या है। मार्केट एक रीजन है, रीजन जिस रीजन में बायर और सेलर एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में रहते। सर इतने क्लोज कांटेक्ट में रहते कि अगर सिमिलर प्रोडक्ट की डील होंगी तो वो जो डिफरेंट प्लेसेस पे डील होंगी उस रीजन में वो सेम प्राइस पे रहेंगी। मतलब एक की प्राइस, मान लो ये 100 रुपए पे डील हुई और सिमिलर प्रोडक्ट की या उस आइडेंटिकल प्रोडक्ट की, तो जो एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट है जो दूसरी जगह पे बिकेगा वो भी कितने रुपए में बिकेगा, 100 रुपए में ही बिकेगा। तो ऐसे केस में बोला जाता है कि ये रीजन क्या है, एक मार्केट है। ठीक है। तो डिक्शनरी की में जो अपन ने डेफिनेशन देखी है वो डिक्शनरी के डेफिनेशन से बहुत ही अलग बात करता है इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ मार्केट्स। मार्केट्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं और इस पे डिपेंड करता है कि हम कौन से बेसिस पे उसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम मार्केट के टाइप्स निकालेंगे प्लेसेस के बेसिस पे। सबसे पहले प्लेसेस के बेसिस पे। अब उसमें सबसे पहला आता है लोकल मार्केट। लोकल मार्केट यानी क्या? जहां पे प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है जहां पे, ठीक है, उस एरिया में ही मार्केट रहता है और उस एरिया में ही बायर्स और सेलर्स इंटरैक्ट करते हैं। बायर्स और सेलर्स इंटरैक्ट करते हैं किसके लिए? उस गुड्स के लिए। ठीक है। दिस मार्केट इज कन्फाइंड टू स्पेसिफिक रीजन वेयर प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। जिस रीजन में प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं उस रीजन में वो मार्केट कन्फाइंड रहती है। ठीक है। जैसे जनरली एग्जांपल लूं तो मैं वेजिटेबल मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, वेजिटेबल मार्केट्स को अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि जिस टाउन में वो वेजिटेबल मार्केट है उसके आसपास के जो गांव रहते ना, उसी गांव से उसके प्रोडक्ट्स आए हुए रहते, तो वो क्या हो गई, एक लोकल मार्केट हो गई। फिर आता है नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट, मार्केट which is spread across the nation, across the nation। एक नेशन के अंदर जो पूरा मार्केट रहता है उसको नेशनल मार्केट बोलेंगे। और इट इज बाउंड बाय रूल्स ऑफ दैट स्पेसिफिक कंट्री। इट इज बाउंड बाय रूल्स और रेगुलेशंस, रूल्स रेगुलेशंस ऑफ दैट नेशन। कंट्री बोलो या नेशन बोलो सेम ही चीज होती है। ठीक है। उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको फॉलो करना पड़ता है। जैसे मैं अगर बात कहूं तो मोटा मोटी तौर पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को किसके रूल फॉलो करने पड़ते हैं? सेबी के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो और ये मोस्टली जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो किसके लिए? इंडियन इक्विटी बायर्स और इंडियन इक्विटी सेलर्स के लिए बनाई गई है। कुछ कुछ कंपोनेंट आते हैं जहां पे फॉरेन के जो ये है पार्टिसिपेंट्स है वो मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये मार्केट क्या है? नेशनल मार्केट है, क्योंकि एक कंट्री के लोग ही इसमें डील करते हैं। ठीक है। फिर आता है इंटरनेशनल मार्केट। ट्रांजेक्शन्स, इस मार्केट में जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो क्या रहते हैं? बॉर्डर को पार करके दूसरे नेशंस के साथ भी किए जाते हैं। ट्रांजेक्शन्स आर डन अक्रॉस द बॉर्डर्स। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए फॉरेक्स मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट।
फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है बैंक्स का और डीलर्स का, और वो अलग अलग कंट्रीज में रहते हैं और फिर वो अलग अलग कंट्रीज में रहने के बावजूद भी डील करते हैं। जैसे डॉलर को एक्सचेंज करेंगे रुपीज में, रुपीज को एक्सचेंज करेंगे यूरो में, ठीक है, और या फिर डॉलर को एक्सचेंज करेंगे येन में। तो ये एक मार्केट होती है जो अक्रॉस द वर्ल्ड फैली हुई रहती है। अब जरूरी नहीं कि जो हर मार्केट है वो फिजिकल फॉर्म में रहे, कुछ कुछ मार्केट्स वर्चुअल फॉर्म में रहती है, या एक दूसरे के साथ जो बायर और सेलर का अपन ने क्लोज कनेक्शन की बात की थी, वो क्लोज कनेक्शन टेक्नोलॉजी की मदद से ऑनलाइन भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि वो फिजिकली हो, वो वर्चुअल भी कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। इस केस में भी देखेंगे तो वर्चुअल कनेक्शन होता है, इस केस में भी मोस्ट ऑफ द केस में वर्चुअल कनेक्शन ही होता है बायर्स और सेलर का। बट यहाँ पे अगर विजिटेबल मार्केट की बात करें तो फिजिकल कनेक्शन होता है बायर्स और सेलर्स का, ठीक है। तो ये हमने जो मार्केट को डिवाइड किया वो कौन से बेसिस पे किया, वो प्लेसेस के बेसिस पे किया। अब हम आगे बढ़ेंगे और मार्केट को डिवाइड करेंगे पीरियड के बेसिस पे, ठीक है, पीरियड के बेसिस पे। बट एक चीज याद रखना, हम यहाँ पे जो पीरियड का डिस्टिंक्शन करेंगे वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम के मैनर में नहीं करेंगे। जैसे कि मैं बताता हूँ कि हम ये नहीं बोलेंगे कि 0 से 1 साल तक का जो मार्केट का पीरियड रहेगा उस वो शॉर्ट टर्म रहेगा या लॉन्ग टर्म रहेगा। जैसे अपन जनरली शेयर्स की बात करते हैं, उसमें लॉन्ग टर्म शेयर्स या शॉर्ट टर्म शेयर्स रहते हैं, तो उसकी बात नहीं करेंगे। या बॉन्ड्स की बात करते हैं जिसमें लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स या शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स रहते हैं, तो वो क्या रहते हैं, एक स्पेसिफिक पीरियड के बेसिस पे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म रहते हैं। यहाँ पे एक दूसरा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है पीरियड को। अब वो कौन सा फैक्टर है समझेंगे। अब जब फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन ये फैक्ट्री है और उससे फिनिश गुड्स बनते हैं। फिनिश गुड्स बनाने के लिए अपने को बहुत सारी चीजें लगती है। हाँ सर, क्या क्या लगता है सर, हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनसे फिनिश गुड्स बनता है। और अपन ने देखा था फिनिश गुड्स फिर स्टॉक किया जाता है और इवेंचुअली वो क्या बनता है, सप्लाई बनता है, ठीक है। और सप्लाई बनने के बाद वो मार्केट में आता है और मार्केट में किसके साथ इंटरेक्शन करता है, डिमांड के साथ इंटरेक्शन करता है। ट्रांजेक्शन्स होते हैं कहाँ पे होते हैं, मार्केट में होते हैं, समझा, ठीक है। अब समझना हर एक कंपोनेंट को। और ये सब चीजें जो होती है वो पर्टिकुलर इकोनॉमिक कंडीशन में होती है। इनके ऊपर भी क्या आती है, एक इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है। तो सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उससे फिनिश गुड, फिनिश गुड से सप्लाई, सप्लाई और डिमांड, मार्केट, और पूरे ये सारी सिस्टम जो इकोनॉमी में आती है उसके रहते हैं खुद की इकोनॉमिक कंडीशंस। तो ये सारा है सेटअप। अब समझना क्या होता है कि ऐसा कुछ पीरियड होता है जिसमें तुम सप्लाई को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, सप्लाई उतना का उतना ही रहेगा। क्योंकि मुझे बताओ, सप्लाई को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए तुम्हें किसमें चेंज करना पड़ेगा सर, फिनिश गुड्स के प्रोडक्शन में चेंज करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन इतना इजीली चेंज नहीं होता। फिर कुछ ऐसा पीरियड होता है जिसमें तुम लेबर वगैरह तो चेंज कर सकते हो, बट अचानक से सर हम आपने बोला कि 5 से 10 लेबर करके सप्लाई को बढ़ाओ, तो ये कर पाएंगे। बट आप बोलेंगे कि डायरेक्ट नई फैक्ट्री बना दो, तो ये नई फैक्ट्री के लिए सर कुछ समय लगेगा। तो ये हो गया कि सर इसमें लेबर को तो चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ पीरियड है जिसमें लेबर को तो चेंज कर सकते हैं, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर या लैंड को चेंज नहीं कर पा रहे, ठीक है। फिर कुछ ऐसा पीरियड भी होता है जिसमें सर लेबर को चेंज कर सकते हैं, कैपिटल को चेंज कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर को चेंज कर सकते हैं, लैंड को भी चेंज कर सकते हैं। आप बोलेंगे तो दूसरी फैक्ट्री बना देंगे, 10 फैक्ट्री बना देंगे, नई कंपनी खड़ी कर देंगे, बट आप इकोनॉमिक कंडीशंस को नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस को चेंज होने के लिए या टेक्नोलॉजी को चेंज होने के लिए सर बहुत टाइम लगता है, तो ये नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। एक वैसा भी पीरियड होता है। फिर एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें सर आप सभी कुछ चेंज कर सकते हैं, प्लस आप इकोनॉमिक कंडीशंस को भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं 10 साल 15 साल की बात करूं तो उसमें तो ये सारी चीजें चेंज कर ही सकते हो तुम, ठीक है। और फिर तुम इकोनॉमिक कंडीशंस को भी चेंज कर सकते हो, या उस पीरियड में इकोनॉमिक कंडीशंस भी चेंज होती है। तो यहाँ पे जो पीरियोडिकल बाइफर्गेशन किया है, वो पीरियोडिकल बाइफर्गेशन किसके बेसिस पे किया है, वो किया है कि तुम चेंज क्या क्या कर सकते, व्हाट वी कैन चेंज इन इकोनॉमी, उसके बेसिस पे पीरियोडिकल बाइफर्गेशन किया है। और उसी पीरियोडिकल बाइफर्गेशन के हिसाब से अपने को टाइप्स ऑफ मार्केट,
समझा? तो सबसे पहला टाइप आता है वेरी शॉर्ट पीरियड, ठीक है। अब इस शॉर्ट पीरियड में वी कैन नॉट चेंज सप्लाई, क्योंकि सप्लाई चेंज करने के लिए प्रोडक्शन चेंज करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन चेंज करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज करने पड़ेंगे। बट ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इतनी जल्दी चेंज होते हैं क्या? तुमने बोला कि हमें सप्लाई बढ़ाना है, नए लेबर्स लाओ और फैक्ट्री को दुगनी तेजी से चलाओ, तो उसके लिए से समय लगेगा ना, 10 दिन लगेंगे, 1 महीना लगेगा, ठीक है। तो ऐसा शॉर्ट पीरियड होता है जहां पे आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, वी कैन नॉट चेंज सप्लाई, सप्लाई इज कांस्टेंट। ऐसे पीरियड जिसमें सप्लाई कांस्टेंट रहता है उसको वेरी शॉर्ट पीरियड बोला जाता है। अब मुझे बताओ, अगर सप्लाई कांस्टेंट है तो प्राइजेस किसके बेसिस पे डिपेंड रहेंगी? सर, प्राइजेस डिपेंड करती है सप्लाई और डिमांड के इंटरेक्शन से, बराबर है। अपन ने देखा था सब प्राइस किसके बेसिस पे? सप्लाई और डिमांड से। तो सप्लाई तो कांस्टेंट है, फिर किसके बेसिस पे डिपेंड करेंगी प्राइजेस? डिमांड के बेसिस पे। अगर डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइजेस भी बढ़ेगी, डिमांड घट जाती है तो प्राइजेस भी घटेगी। तो लिखेंगे प्राइजेस आर डिटरमाइंड ऑन बेसिस ऑफ डिमांड ओनली, डिमांड ओनली, ठीक है सर। ये बता दिया कि ऐसा पीरियड जिसमें सप्लाई कांस्टेंट रहता है उसको वेरी शॉर्ट पीरियड बोलेंगे, और उसमें प्राइजेस किसके बेसिस पे डिपेंड रहेंगी? सिर्फ डिमांड के बेसिस पे। बट आप कोई पीरियड बताओ ना जिसमें हम बोल सके कि ये वेरी शॉर्ट पीरियड है। तो ये जो वेरी शॉर्ट पीरियड है वो लास्ट फ्रॉम फ्यू डेज टू फ्यू वीक्स, कुछ हफ्ते से लेकर या कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्ते तक के जो पीरियड है उसमें अपन सप्लाई को चेंज नहीं कर सकते। अब जहां पे अपन सप्लाई को ही चेंज नहीं कर पा रहे, कोई भी कंपोनेंट को चेंज नहीं कर पा रहे, तो उसको बोला जाता है वेरी शॉर्ट पीरियड, ठीक है। ये हो गया वेरी शॉर्ट पीरियड। अब आते हैं शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड समझना, इसमें वी कैन चेंज सप्लाई, सप्लाई को चेंज कर सकते, सप्लाई को चेंज कर सकते, वेरी गुड, इसमें सप्लाई को चेंज कर सकते। बट सप्लाई को चेंज करने के लिए हमें बहुत सारे चीजों से अपन सप्लाई को चेंज कर सकते हैं। सर कैसे? लैंड बढ़ाओ या लेबर बढ़ाओ, ठीक है, या फिर रॉ मटेरियल जो जो लगते हैं वो बढ़ाओ, कैपिटल भी बढ़ा सकते हो, कैपिटल बढ़ाना यानी मशीनरी वगैरह बढ़ाना, या एंटरप्रेन्योर बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब समझना, ये जो शॉर्ट पीरियड होता है उसमें कुछ ही चीजों को चेंज किया जा सकता है इजीली, बाकी की चीजों को इजीली चेंज नहीं किया जा सकता। मुझे बताओ, लेबर और रॉ मटेरियल को इजीली बढ़ा सकते हो, उनकी क्वांटिटी इजीली बढ़ा सकते हो, बराबर है। बट कैपिटल, दूसरी मशीनरी ही लगानी है, तो क्या ये दूसरी मशीनरी इजीली लगा सकते हो? नहीं सर, उसको बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। दूसरी नई फैक्ट्री वगैरह खोलनी है, क्या उसको इजीली बना सकते हो? दूसरे फैक्ट्री के लिए लैंड वगैरह लेना और उस नई फैक्ट्री ओपन करना, यानी कैपिटल और लैंड का इन्वेस्टमेंट करना, सर नहीं, ये इतना इजीली चेंज नहीं कर सकते, ये इजीली चेंज नहीं कर सकते। बट ये इजीली चेंज कर सकते, और ये इजीली चेंज करेंगे, यानी लेबर और रॉ मटेरियल बढ़ाएंगे तो उससे क्या बढ़ जाएगा? सप्लाई भी बढ़ जाएगा। तो सप्लाई बढ़ा सकते हो, बट ओनली थ्रू change in labors and raw material, लेबर और रॉ मटेरियल से ही ये सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज, अदर फैक्टर्स such as capital and land cannot be changed in such short period, इतने शॉर्ट पीरियड में ये नहीं किया जा सकता। शॉर्ट पीरियड यानी कौन से शॉर्ट पीरियड की? इसकी बात कर, ठीक है। अब ये मार्केट कितने से कितने दिन तक चल सकता है? तो ये चल सकता है फ्रॉम फ्यू मंथ्स से अप टू अ ईयर, एक साल तक चल सकता है, ठीक है। हाँ, वो फ्यू डेज से फ्यू वीक्स तक,
और ये फ्यू मंथ से टू अ ईयर, एक ईयर या उसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गया शॉर्ट पीरियड। अब नेक्स्ट आते हैं लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड में, अब लॉन्ग पीरियड में इंटरेस्टिंग चीज, लॉन्ग पीरियड यानी इतना लॉन्ग पीरियड, सर इसमें आप बोल दोगे ना कि एक नई फैक्ट्री खोल दे तो हम कर पाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उतना समय उस लॉन्ग पीरियड में आ जाता है। उसमें सर आप लैंड को भी चेंज कर सकते हो, लेबर को भी चेंज कर सकते हो, कैपिटल को भी चेंज कर सकते हो, और एंटरप्रेन्योर का अमाउंट भी चेंज कर सकते हो, और इससे आप फिनिश गुड्स में भी चेंज कर सकते हो सिग्निफिकेंटली, जिससे सप्लाई को आप जैसा चाहे वैसा चेंज कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो या घटा भी सकते हो। ठीक है, अपन पहले सप्लाई को चेंज नहीं कर पा रहे थे, फिर बाद में चेंज कर पा रहे थे तो सिर्फ लेबर और रॉ मटेरियल को चेंज करके। अब तुम किसको भी चेंज कर सकते हो, किसी को भी चेंज कर सकते हो इसमें। ठीक है, अब ये all factors of production, all factors of production can be changed in order to change supply, in order to change supply। ठीक है, सप्लाई को चेंज करने के लिए कुछ भी चेंज कर सकते हो, मतलब उसको ही अलग भाषा में लिखूं तो बोल सकता हूं कि ऑल कॉस्ट्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन कैन बी चेंज्ड। पूरे प्रोडक्शन के कॉस्ट कैन बी चेंज्ड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी क्या सर, ये वर्ड क्यों यूज किया, मुझे बताओ। लैंड के लिए क्या देना पड़ेगा, रेंट, तो लैंड बढ़ाओगे तो रेंट बढ़ेगा। लेबर को देना पड़ेगा वेजेस, तो लेबर बढ़ाओगे तो वेजेस बढ़ेगा। कैपिटल के लिए इंटरेस्ट, तो कैपिटल बढ़ाओगे तो इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये सब कॉस्ट ही तो अपने, तुम बेसिकली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर पा रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो कॉस्ट को ही चेंज कर रहे हो। तो दो बातें लिखी है बट मीनिंग सेम है उनका। ठीक है, अब इसका पीरियड कैसे रहता है, फ्यू ईयर्स से लेके, फ्यू ईयर्स में मतलब 2-3 ईयर से लेके अप टू 5 ईयर्स, 5 ईयर्स। ठीक है, 5 ईयर तक। और फिर रहता है वेरी लॉन्ग पीरियड। इसमें समझना, इसमें तुम्हें सप्लाई बढ़ाने के लिए, सप्लाई बढ़ाने के लिए सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को तो चेंज कर ही सकते हो, प्लस ये सब जिसके अंडर आता है, इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशंस या फिर टेक्नोलॉजी, इन सारे फैक्टर्स को जो बहुत ही बड़े लेवल पे चेंजेस लाते हैं, उनको भी तुम चेंज कर सकते हो। ये चेंज का सिंबल है। ठीक है, ये सब ट्रायंगल का सिंबल है, चेंज का सिंबल, तो इन सबको चेंज कर सकते हो। सो यहां पे भी इधर लिखता हूं, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अलोंग विथ वेरिएबल्स in economy and technology can be changed। ठीक है, उसमें चेंज किया जा सकता है, तो उसको बोलते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड। ये कब से चलता है सर, 5 ईयर्स के अबव, 5 ईयर्स के अबव। ठीक है, पूरा मैथमेटिकल मत जाना कि सर एग्जैक्टली 5 ईयर्स हुआ तो क्या होगा, नहीं नहीं, ये एकदम ब्रॉड डिस्टिंक्शन है, ब्रॉड जनरलाइजेशन है कि 5 साल या उससे ज्यादा वेरी लॉन्ग पीरियड कंसिडर किया जाता है, और एक कुछ सालों से लेकर 5 साल तक क्या कंसिडर किया जाता है, लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड और वेरी लॉन्ग पीरियड में क्या फायदा, फर्क है सर, फर्क इकोनॉमिक कंडीशंस और टेक्नोलॉजी का है। एक में चेंज कर सकते हो, एक में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो चारों में देखना, सबसे पहले सप्लाई चेंज ही नहीं हो रहा था, फिर सप्लाई हो रहा था लेबर और रॉ मटेरियल की वजह से, फिर सप्लाई चेंज हो रहा था हर एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से, फिर सप्लाई चेंज हो रहा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की भी वजह से और टेक्नोलॉजी की वजह से। सर टेक्नोलॉजी से सप्लाई कैसे चेंज होगा, मुझे बताओ। बेटर टेक्नोलॉजी आ गई तो क्या ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएगी कम कॉस्ट में, बिल्कुल सर। और जब बेटर टेक्नोलॉजी आती है तो सप्लाई को चेंज करती है। अपन ने देखा था डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई में, सप्लाई एनालिसिस इस चैप्टर में देखा था। ठीक है, तो ये अपन ने मार्केट्स के टाइप देख लिए, किसके बेसिस पे सर, पीरियड के बेसिस पे। इसके पहले किस पे देखे थे सर, प्लेस के बेसिस पे देखे थे। अब लास्ट में देखेंगे अपन कंपटीशन के बेसिस पे
कि कंपटीशन कैसी है। इसमें दो तीन चीजें मैटर करती है। एक तो कंपटीशन कंपटीशन कैसी है, दूसरा प्रोडक्ट कैसे है। ठीक है, कंपटीशन कैसे और प्रोडक्ट कैसे एक दूसरे से लिंक रहते हैं। अब दो टाइप्स बनते हैं इसमें। एक जिसमें कंपटीशन सबसे ज्यादा फ्री होती है, ठीक है, फ्रीली कॉम्पीट कर सकते हो एक दूसरे के साथ, तो उसको बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, यहां पे तुम्हें कोई नहीं रोकता। और कुछ केसेस में तुम्हारी कंपटीशन कुछ कारण से कम हो जाती है, उसको बोला जाता है इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब इम्परफेक्ट कंपटीशन में भी बहुत सारे टाइप आते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में कोई टाइप नहीं आता, बट इम्परफेक्ट में टाइप्स आते हैं। सबसे पहले आता है मोनोपोली। मोनोपोली, फिर आता है ओलिगोपोली, और लास्ट में आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। तो ये तीन चीजें आती है किसमें, इम्परफेक्ट कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन में एक ही चीज आती है, वो रहती खुद परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में ये तीन चीजें आती है, ठीक है। अपन सबसे पहले पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। चल, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन एक मार्केट का टाइप है, और हम जब भी समझना, अब बोर्ड्स पास में आ रहे हैं, तो बोर्ड्स में हम पढ़ाई करने की कोशिश करें। अब हमेशा टीचर्स हमें क्या करते हैं, एक आइडियल स्टूडेंट का एग्जांपल देते हैं। वो आइडियल स्टूडेंट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता कि ऐसा स्टूडेंट जो क्लास में आएगा, सब ध्यान से सुनेगा, ध्यान से सुनने के बाद सब नोट्स लेगा, नोट्स लेने के बाद घर पे जाएगा, पढ़ाई करेगा, फिर रिवाइज करेगा, फिर सो जाएगा, दूसरे दिन उठेगा और सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करेगा, वो सोशल मीडिया कुछ वगैरह देखेगा नहीं। तो एक क्या दिया तुम्हें, हाइपोथेटिकल स्टूडेंट का एग्जांपल दिया और बोला उसकी तरफ देखो, उसके जैसा होने की कोशिश करो। बट वो स्टूडेंट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो कैसा रहता है, हाइपोथेटिकल। बट हाइपोथेटिकल होने के बावजूद भी वो हमारे बहुत काम का रहता। सर क्यों काम का रहता, क्योंकि वो हमें कहाँ पे पहुंचना है या कहाँ पे हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना है वो समझने में मदद करता है। वो हाइपोथेटिकल एकदम ओबीडिएंट स्टूडेंट जो रहता है वो। सिमिलरली वैसे ही रहता है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन को बोला गया है हाइपोथेटिकल एक्सट्रीम। ऐसी सिचुएशंस इसमें अज्यूम की जाती है जो सिचुएशन रियल लाइफ में कभी पॉसिबल नहीं हो सकती, इसीलिए परफेक्ट कंपटीशन एक हाइपोथेटिकल एक्सट्रीम का एग्जांपल है। हाइपोथेटिकल एक्सट्रीम। हाइपोथेटिकल एक्सट्रीम यानी क्या, कि सर बहुत ही हाइपोथेटिकल ले लिया, जैसे वो कभी रियलिटी में हो नहीं सकता वैसी चीजें हमने अज्यूम कर दी, तो उसको बोला जाता है हाइपोथेटिकल एक्सट्रीम। अब कैसा मार्केट होता है ये परफेक्ट कंपटीशन वाला समझते हैं। सर आपने बोल दिया हाइपोथेटिकल होता है, बट कैसा होता है ये तो बताओ। मैंने कहा कि देख, एक तो बायर होते हैं, और या तो मतलब और सेलर होते हैं, सेलर्स और बायर्स, और वो इंटरेक्शन करते हैं। सर ऑफ कोर्स इसमें क्या नहीं है, ये तो सब मार्केट में होता है, बट अभी स्टार्ट होंगी चीजें। सबसे पहले उसमें रहते हैं मेनी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। सबसे पहले लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, ठीक है। अब सेलर्स तो रहते, ठीक है, बहुत सारे सेलर्स है, बहुत सारे सेलर्स है, बट कोई भी सेलर इतना बड़ा नहीं होता कि वो मार्केट को क्या कर सके, डोमिनेट कर सके या मार्केट में प्राइजेस चेंजेस ला सके। मान लो जियो एक बड़ा प्लेयर था, जब जियो एंटर किया मार्केट में तो क्या हुआ, जो तुम्हारे इंटरनेट के प्राइजेस थे वो इंटरनेट के प्राइजेस में सिग्निफिकेंट चेंजेस आ गए। बट यहाँ पे सबसे पहला अजम्पशन ये लिया जाता है कि बहुत सारे सेलर्स है और कोई भी सेलर इतना बड़ा नहीं है कि वो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सके। समझ क्या बोल रहा हूं मैं, कोई भी सेलर इतना बड़ा नहीं है, इसमें का कोई भी सेलर इतना बड़ा नहीं है कि वो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सके। कोई भी इसको इंडिविजुअली प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। जो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे, समझना, जो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे प्राइस डिसाइड होती है
वो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे ही प्राइस डिसाइड होंगी, पर कोई भी सेलर इतना बड़ा नहीं होगा कि वो सप्लाई को क्या कर सके, सप्लाई को इन्फ्लुएंस करके प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सके। ठीक है, क्योंकि सप्लाई को अगर इन्फ्लुएंस किया तो प्राइस इन्फ्लुएंस हो सकती है, बिल्कुल सर हो सकती है। तो कोई भी सेलर इतना बड़ा नहीं है कि वो सप्लाई को इन्फ्लुएंस कर सके, सब सेलर्स छोटे छोटे हैं और बहुत लंबी, बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है, जैसे मान लो एक क्लोथ मार्केट है जिसमें छोटे छोटे शॉप्स है, हजारों शॉप्स है, छोटे छोटे, हजार ज्यादा हो गया, 100-200 शॉप्स है। तो एक ने अगर प्राइस बढ़ा दी और सभी शॉप इक्वल साइज के, अगर एक ने प्राइस बढ़ा दी तो मार्केट को कोई असर पड़ेगा क्या? नहीं असर पड़ेगा। ठीक है, तो जो सेलर्स होते हैं वो क्या रहते हैं? प्राइस टेकर्स रहते हैं, ना कि प्राइस मेकर। वो खुद प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, तो प्राइस को बना नहीं सकते। तो वो जो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे, ओवरऑल डिमांड और ओवरऑल सप्लाई के बेसिस पे जो प्राइस डिसाइड होंगी, वो प्राइस को वो एक्सेप्ट करता है और उसी प्राइस के हिसाब से चलते हैं। सो सेलर्स आर प्राइस टेकर्स, सेलर्स आर प्राइस टेकर्स। सर क्यों प्राइस टेकर्स है, मुझे बताइए ना। कि अगर मैं एक बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचता हूं तो मैं ज्यादा प्राइस चार्ज करूंगा ना, मैं मेरी खुद की प्राइस बनाऊंगा, मैं प्राइस टेकर क्यों होऊंगा? तो इसके लिए उन्होंने और एक एजम्पशन लिया, तीसरा एजम्पशन, आइडेंटिकल प्रोडक्ट। तो ये एजम्पशन क्या है सर? ये एजम्पशन ऐसा है कि तुम 1000 अगर सेलर्स हो तो 1000 सेलर्स में अगर कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हो या प्रोडक्ट बना के बेच रहे हो तो सब लोग एग्जैक्टली वैसा ही प्रोडक्ट बना के बेचेंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तुम ये नहीं बोलोगे कि मेरे प्रोडक्ट में इतना ज्यादा फीचर है, उसके प्रोडक्ट में नहीं है, या मार्केट के बाकी के प्रोडक्ट में नहीं है। ये एजम्पशन रहेगा कि प्रोडक्ट कैसे रहेंगे, एग्जैक्टली सिमिलर या एग्जैक्टली सेम, यानी आइडेंटिकल। ठीक है, प्रोडक्ट कैसे रहेंगे? आइडेंटिकल। ये चीज याद रखना, आइडेंटिकल यानी दे आर सेम on basis of color, size, shape और फीचर्स। ठीक है, कलर, साइज, सेज और फीचर्स। ठीक है, हो गया सर। ये तो बहुत खतरनाक खतरनाक एजम्पशन हो गए कि वो प्रोडक्ट भी एग्जैक्टली सिमिलर लिखना, मतलब इतना सिमिलर कि लोगों को कोई फर्क ही ना पड़ेगी कौन बेच रहा है, तुम बेच रहे हो या दूसरा बेच रहे हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, शुगर। अब तो मधुर वगैरह की शुगर आती है जो एक क्वालिटी और वो ब्रांड पे चलती है, बट नॉर्मल शुगर। तो मुझे बताओ फर्क पड़ता है क्या कि कौन से दुकान वाले ने बेची? नहीं सर, नॉर्मल शुगर में तो कोई फर्क नहीं पड़ता किसने बेचा है, या गेहूं हो गया, व्हीट वगैरह हो गया, या आटा हो गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता सर, सब सेम ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या assumption सर? और क्या assumption? फ्री एंट्री एंड एग्जिट इन मार्केट। मतलब क्या सर? मतलब कि बाहर का कोई बंदा अगर इस मार्केट में आके, मान लो ये शुगर का मार्केट है, इस शुगर के मार्केट में आके बिजनेस करना चाहता है तो आ सकता है, इसको कोई नहीं रोकेगा। और अगर वो मार्केट, कोई बंदा जो मार्केट में बिजनेस कर रहा था बहुत सालों से, अगर उसको बिजनेस बंद करना है तो वो बंदा बंद कर सकता है, उसको बाहर जाने से भी कोई नहीं रोकेगा। तो उसको बोला जाता है फ्री एंट्री एंड एग्जिट इन मार्केट। सर ये लोग एग्जिट क्यों करते हैं या एंट्री क्यों करते हैं? सिर्फ एक चीज के लिए, वो चीज समझना क्या है? प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बाहर वालों को लगता है यार इस मार्केट में तो ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, हम भी उसमें प्रोडक्ट बेचना चालू करते हैं। और प्रॉफिट अगर बहुत कम हो रहा है, लॉसेस हो रहे, तो जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है, वो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स भी बोलते हैं कि ठीक है, प्लेयर्स है जो मार्केट में बेच रहे, सेलर्स, सेलर्स भी बोलते हैं कि हमें मार्केट में नहीं रहना, हमें मार्केट से बाहर निकल जाना। समझा? हाँ। और नेक्स्ट रहता है गवर्नमेंट विल नॉट इंटरवीन इन मार्केट। कभी कभी कर होता है ना कि मार्केट में गवर्नमेंट एमआरपी वगैरह लगा देती है तो प्राइस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें ये भी एजम्पशन लेंगे कि गवर्नमेंट कोई ऐसी चीज नहीं करेंगी जो इस फ्री कंपटीशन को क्या करे? ब्रेक करे। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक और एजम्पशन, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये एजम्पशन क्यों लिया समझना, कि ट्रांसपोर्टेशन या अदर कॉस्ट कुछ नहीं रहेंगे, ये एजम्पशन क्यों लिया समझ लो। हमने क्या बोला था? एग्जैक्टली आइडेंटिकल प्रोडक्ट रहेंगे, जैसे शुगर की बात की थी। अब मुझे बताओ कि दो शॉप में अगर शुगर बिक रही है
तो क्या वो अलग अलग प्राइस से बिकनी चाहिए? बिल्कुल नहीं सर, शुगर एग्जैक्टली सेम है, आइडेंटिकल है। तो यहाँ पे अगर 40 रुपए से बिक रही है पर केजी, तो यहाँ पे भी कितने से बिकनी चाहिए सर? 40 रुपए पर केजी से। बराबर की बात। हाँ, तो ऐसा ना हो, ये उनका एक अनटोल्ड एजम्पशन है कि प्राइजेस हमेशा क्या रहेंगी? प्राइजेस हमेशा एग्जैक्टली सेम रहेंगी। ये रहेंगी मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस से ऊपर कोई नहीं बेचेगा, मार्केट प्राइस से नीचे भी कोई नहीं बेचेगा। तो ये एजम्पशन को कायम रखने के लिए, ये एजम्पशन को इंटैक्ट रखने के लिए उनको एक और एजम्पशन देना पड़ेगा कि देखो यार, ट्रांजेक्शन कॉस्ट की वजह से अगर कॉस्ट बढ़ जाएगा इस सेलर की, अगर मान लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो ये 41 रुपीज में बेचना चालू करेगा, 41 रुपीज पर केजी। तो इससे हमारा एक जो बेसिक एजम्पशन है कि आइडेंटिकल प्रोडक्ट वही खत्म हो जाएगा, या आइडेंटिकल प्राइसिंग वही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए ये एजम्पशन लेते हैं कि कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगेगा। और हम और एक एजम्पशन ले सकते हैं वैसे, सिंगल प्राइस इन मार्केट, सिंगल प्राइस इन मार्केट। हाँ सर, ये तो बराबर है कि शुगर की प्राइस मार्केट में सिंगल ही रहती है। मुझे बताओ, अगर ए दुकानदार 40 में बेच रहा है, या मान लो ए दुकानदार 41 में बेच रहा है, और पूरा मार्केट बाकी का 40 रुपए में बेच रहा है, तो हम 41 रुपीज वाले से 1 किलो भी शुगर खरीदेंगे क्या? नहीं सर, शुगर तो एग्जैक्टली सेम है, उसमें क्या, जो सस्ता दे रहा है उससे खरीद लो। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट जो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं, वो हम उसी से खरीदते हैं जो हमें सस्ता देता है। ठीक है, तो मार्केट में एक सिंगल प्राइस रहती है, क्योंकि मार्केट के प्राइस से ऐसा एक हाइपोथेटिकल चीज रहती है कि मार्केट की एक प्राइस चल रही है, अगर उस प्राइस से तुम ज्यादा 1 रुपए भी ज्यादा गए तो तुम्हारी एक क्वांटिटी भी नहीं बेची बिकेगी। और अगर मार्केट से थोड़ा सा कम चले गए, मतलब मार्केट में 40 रुपीज चल रहा है, तुम 39 रुपीज पे चले गए, तो ऐसा बोला जाता है कि तुम्हारी इनफाइनाइट क्वांटिटी सोल्ड हो जाएगी। ये ऐसा बोला जाता है, हाइपोथेटिकल केस है, ये हो ही नहीं सकता, बट हाइपोथेटिकल कि डायरेक्ट 41 रुपीज पे चले गए तो जीरो क्वांटिटी, 40 पे चले गए तो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे, 39 पे चले गए तो डायरेक्ट इनफाइनाइट क्वांटिटीज तुम बेच पाओगे, कितने भी क्वांटिटी, जितने चाहो उतनी। सर मार्केट की कैपेसिटी अज्यूम मत करो, जितना चाहो उतना बेच सकते हो, ऐसा बोला जाता है। तो इसलिए बोला जाता है कि मार्केट में कभी भी ऐसा हो नहीं सकता, मार्केट में एक ही प्राइस प्रिवेल करेगी हमेशा। ठीक है, तो ये था हमारा कौन सा? परफेक्ट कंपटीशन। बहुत ही हाइपोथेटिकल है, इसीलिए उसको हाइपोथेटिकल एक्सट्रीम बोला गया। अब पढ़ते हैं अपने को क्या क्या दिया है। सबसे पहले, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, न्यूमरस सेलर्स एंड बायर्स विथ निग्लिजिबल मार्केट शेयर। मार्केट शेयर यानी क्या? मार्केट शेयर यानी सर, टोटल अगर 100 प्रोडक्ट बिकते होंगे मार्केट में, और अगर कोई सेलर है वो मान लो 30 प्रोडक्ट बेचता है, क्वांटिटी लिख रहा हूँ, क्यू यानी क्वांटिटी, तो उसका मार्केट शेयर कितना बोला जाएगा सर? 100 में से 30 यानी 30%, तो ये हो जाएगा 30%। तो मार्केट शेयर यानी क्या कि टोटल कितनी क्वांटिटी सोल्ड होती है, और उसमें से एक पर्टिकुलर प्लेयर या पर्टिकुलर सेलर कितना सेल करता है, उसको उसका मार्केट शेयर बोला जाता है। और सबसे पहला अजम्पशन हम ले लेंगे कि सेलर्स इतने छोटे हैं कि उनका मार्केट शेयर एकदम निग्लिजिबल है। निग्लिजिबल यानी कोई इंफ्लुएंस नहीं होता उनसे मार्केट पे। सेलर्स आर प्राइस टेकर्स, ये अपन ने बात की थी। बायर्स कैन नॉट इन्फ्लुएंस प्राइस, और बायर्स भी इतने छोटे होते हैं कि वो भी प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं करते, वो बार्गेन नहीं कर सकते। अगर मान लो कि तुम डायरेक्ट 2000 टन शुगर खरीदने जाओगे, तो बार्गेनिंग पावर आ जाएंगी, हाँ सर हमारे क्वांटिटी की वजह से बार्गेनिंग पावर आ जाएगी। तो क्वांटिटी की वजह से बार्गेनिंग पावर ना आए, इसी वजह से उन्होंने क्या बोला कि बायर भी प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। नेक्स्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस यानी आइडेंटिकल प्रोडक्ट कैसा रहेगा? आइडेंटिकल रहेगा। कैसे? साइज, डिजाइन, कलर एंड टेस्ट में सभी सेम, और उसका परफेक्ट वो एक दूसरे के क्या रहेंगे? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट यानी अगर एक प्रोडक्ट किसी ने बेचने से इनकार कर दिया तो तुम स्विच हो सकते हो दूसरे प्रोडक्ट पे, और तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। मान लो तुम ये दुकानदार की शुगर परचेस करते थे, और फिर क्या हुआ, उस दुकानदार ने अचानक से 41 रुपीज पर केजी में बेचना चालू कर दिया, तुम्हें लगा यार 1 रुपए का नुकसान हो जाएगा, तुम दूसरे दुकान पे चले जाओगे और वहां से शुगर खरीद लोगे। अब मुझे बताओ कि तुमने ये शुगर से इस शुगर पे शिफ्ट हो गए, तुम्हें कुछ भी फर्क पड़ा क्या? एज अ कंज्यूमर तुम्हें कुछ भी फर्क पड़ा क्या? सर बिल्कुल रत्ती भर का भी फर्क नहीं पड़ा हमें। तो इसी को बोला जाता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। इसने तुमने ये शुगर को रिप्लेस कर दिया, कौन सी शुगर से? ये शुगर से। नेक्स्ट,
फ्री एंट्री एंड एग्जिट। फ्री एंट्री एंड एग्जिट यानी तुम्हें कोई भी बैरियर्स नहीं रहता, कोई भी तुम्हें रोकता नहीं कि तुम नए खिलाड़ी हो या तुम नए सेलर हो, इस मार्केट में तुम आ नहीं सकते वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ होता नहीं। एंट्री भी फ्री है और एग्जिट भी फ्री है, जब जाना चाहो तब जा सकते हो। फर्म्स आर एक्सपेक्ट फर्म्स एंटर इफ प्रॉफिट इज एक्सपेक्टेड एंड लीव इफ इन केस ऑफ लॉसेस। नेक्स्ट सिंगल प्राइस, ये भी बात हुई थी कि डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे एक ही प्राइस रहती है और वही प्राइस मार्केट की प्राइस रहती है। परफेक्ट मार्केट नॉलेज, हाँ ये भी अपन भूल गए, ये थोड़ा सा ऊपर लिखना था जो अपन यहाँ पे भूल गए थे, वो बताता हूं मैं। परफेक्ट नॉलेज यानी क्या? परफेक्ट नॉलेज यानी एक सेलर है और एक बायर है और एक दूसरे के साथ वो ट्रांजेक्शन करते हैं। अब ट्रांजेक्शन करने के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन नेसेसरी है, सर क्या क्या इंफॉर्मेशन लगती है? बायर को ये पता होना चाहिए कि अदर सेलर कितने में बेच रहे हैं, मार्केट प्राइस कितनी चल रही है, ठीक है, और सेलर को ये पता होना चाहिए कि मार्केट प्राइस कितनी चल रही है, दूसरे कितने में बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन रहती, वो सारी इंफॉर्मेशन रियलिटी में हमारे पास नहीं रहती। हमें पता होता है कि अगर मैं कोई जीन्स खरीदने जा रहा हूं तो उस मार्केट में पूरे दुकान वो जीन्स कितने में बेच रहे, मुझे अंदाजा होता है, रफ गेस होता है, बट एग्जैक्टली पता होता है क्या? नहीं। बट हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि हर बायर को और हर सेलर को उस ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो इंफॉर्मेशन है और वो उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने के बाद डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। तो बायर एंड सेलर नो ऑल द मार्केट डिटेल्स लाइक प्राइजेस, क्वालिटी एंड सप्लाई सोर्सेस। हाँ, उनको ये भी पता होना चाहिए कि हाँ अगर ये सप्लायर कोई देता नहीं तो मैं कौन से सप्लायर के पास जाऊं, अदर सप्लायर, तो वो कहाँ पे, वो सब कुछ चीजें पता होनी चाहिए या पता होंगी, ऐसा हमने अज्यूम किया है। नेक्स्ट, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स यानी क्या सर? फैक्टर्स यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वेरी गुड। ये फिनिश गुड्स, उसको बनाने के लिए सर ये तो बहुत बार हो गया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब मुझे बताओ, अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट एक लेवल पे रहेंगी तो ही तो फिनिश गुड में जो सप्लाई बनता है उसकी कॉस्ट एक लेवल पे रहेगी, ठीक है। तो हम ये भी अज्यूम करते हैं कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सके। कैसे मूव कर सकेंगे समझना, क्या उनका कहना क्या है समझो। ये मैं मिटा देता हूं। उनका कहना है कि देखो यार, ये अगर परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट है और इधर एक फैक्ट्री है और इधर एक फैक्ट्री है, ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस अच्छा खासा है। अब यहाँ पे वर्कर्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वर्कर्स है, जिसकी वजह से वर्कर के दाम यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि सप्लाई ज्यादा है तो वेजेस यहाँ पे कम रहते हैं, और यहाँ पे सप्लाई बहुत कम होने की वजह से वेजेस ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, वेजेस ज्यादा और यहाँ पे वेजेस कम। अब वेजेस ज्यादा होंगे तो यहाँ पे जो सप्लाई बनेगा यानी जो प्रोडक्ट बनेगा वो हाई कॉस्ट का, सॉरी कम लो कॉस्ट का बनेगा। मान लो वो बना 35 रुपीज का, और यहाँ पे जब वेजेस ज्यादा है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होने से सप्लाई का जो प्राइस है वो भी बढ़ जाएगा, तो मान लो यहाँ पे प्राइस हो जाएगा 40 रुपीज। अब जब ऐसा हो जाएगा तो मुझे बताओ, हमारा एक बेसिक एजम्पशन यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। कौन सा? सिंगल प्राइस वाला। सिंगल प्राइस वाला, यहाँ पे दो प्राइसेस हो गए। तो अगर तुम्हें सिंगल प्राइस का एजम्पशन वैसे का वैसा रखना है तो तुम्हें इसके लिए एक और एजम्पशन लेना पड़ेगा, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर। अब ये क्या रहता है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर? वो बोलते हैं कि जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ध्यान से सुनना, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अब रियलिटी में ऐसा नहीं होता। मुझे बताओ, ये अगर ए सिटी है और ये बी सिटी है तो लोग अचानक से दूसरे दिन उठ के दूसरे शहर में जाके वहां पे जॉब ढूंढ के चालू कर देंगे कि एक दिन में? नहीं। तो इसको बोलते हैं इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, कि वो ये लेबर्स एक सिटी से दूसरी सिटी में नहीं जा पाएंगे या कुछ समय के लिए उनको वहीं पे रुकना पड़ेगा, उसको इमोबिलिटी बोलते हैं। बट हम अजम्पशन क्या लेते, हम ये अजम्पशन लेते कि वो फटाक से दूसरी सिटी में जाके वहां पे क्या कर देंगे, वहां पे जाना जाएंगे जहां पे वेजेस ज्यादा है, और फिर इवेंचुअली दोनों भी सिटीज के वेजेस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। वेजेस इक्वल हो जाएंगे तो सप्लाई का प्राइस इक्वल हो जाएगा और मार्केट प्राइस भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ऐसा अजम्पशन लिया जाता है। हो तो नहीं सकता, उसको टाइम लगता है ना सर, लेबर यहाँ से उधर जाएंगे, उनका पूरा घर परिवार एक सिटी से दूसरे सिटी शिफ्ट हो रहा है, उसको टाइम लगता है डिसीजन लेने में, ठीक है, वो इम्प्लीमेंट करने में। बट हम ये करेंगे कि तुरंत एक जगह से दूसरी जगह, और वो एक जगह से दूसरी जगह तो जा ही सकते हैं, प्लस वो
एक ऑक्यूपेशन से दूसरे ऑक्यूपेशन में भी जा सकते हैं कि एक कोई पर्सन है वो खुदाई का काम कर रहा था, ठीक है, उसने अचानक क्या कर दिया, दूसरे किसी ऑक्यूपेशन में काम करना चालू कर दिया, मान लो उसने क्लीनिंग का काम चालू कर दिया दूसरे दिन, क्यों, क्योंकि क्लीनिंग के इसमें वेजेस ज्यादा थे, तो वो ज्योग्राफिकली तो मूव हो सकता है बट वो ऑक्यूपेशनली भी मूव हो सकता है, ये भी अजम्पशन लेके चलेंगे। आगे अब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इसकी बात हमने कर दी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से वापस क्या हो जाएंगी, प्राइजेस में चेंजेस आ जाएंगे, तो वो चेंजेस अपने को लाने नहीं। और नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन लेजिस फेयर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, जहां पे गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती, जो कुछ ये सब चल रहा है ये सब कुछ चलने देती है, जैसे मार्केट में प्राइजेस चल रहे हैं उसको चलने देती है, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे कोई बीच में नहीं आती, ठीक है। तो ये सब था परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। कभी भी रियल लाइफ में जो एक्सट्रीम परफेक्ट कंपटीशन है वो देखने को नहीं मिलेंगी, उसके आसपास देखने को मिलता है, बट ये परफेक्ट कंपटीशन बहुत नेसेसरी है अपने को माइक्रो इकोनॉमिक्स की बहुत सारी चीजें समझने के लिए, इसके लिए इसका रिलेवेंस ज्यादा है और इसी के लिए पोर्शन में इसका सिग्निफिकेंट जो ये है पैराग्राफ्स है वो अपने को देखने को मिलेंगे, वो बहुत ज्यादा चैप्टर का जो भी ये है टेक्स्ट है वो कवर करता है। अब हम बात करेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन इन परफेक्ट कंपटीशन की। अब परफेक्ट कंपटीशन जो भी मार्केट टाइप अपन ने देखा उसमें प्राइस कैसे डिटरमाइन करते हैं, सर आपने बोला तो था प्राइस किसके बेसिस पे डिटरमाइन होंगे, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे, बिल्कुल, जो मार्केट में टोटल डिमांड रहेगा और मार्केट में टोटल सप्लाई रहेगा उसके बेसिस पे प्राइस डिटरमाइन होंगे, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट के, कौन से भी प्रोडक्ट के, परफेक्ट कंपटीशन कौन से प्रोडक्ट के लिए भी हो सकते हैं बट वो प्रोडक्ट कैसा रहना चाहिए, आइडेंटिकल रहना चाहिए। तो दो चैप्टर्स में हमने दो कर्व्स पढ़े थे, कौन से सर, एक डिमांड कर्व पढ़ा था और दूसरा सप्लाई कर्व। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है, बिल्कुल, बट ये निकालने से पहले एक्स एक्सिस पे क्या आता है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी आती है प्रोडक्ट की और वाई एक्सिस पे आते हैं प्राइजेस रुपीज में, ठीक है। अब उससे बनता है डिमांड कर्व और ये जो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है वो रहता है सप्लाई कर्व, ठीक है। तो ये डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व, सप्लाई और ये डिमांड, ठीक है। अब समझना क्या होता है, सर ये प्राइजेस कैसे सेट होती है मार्केट में, अपन ये देखने वाले कि मार्केट प्राइजेस कैसी डिसाइड होती है। ये तो सर हमने कभी देखा ही नहीं, हमने कभी देखा नहीं सर वेजिटेबल मार्केट में कि सुबह सुबह सभी वेजिटेबल वेंडर्स की एक मीटिंग होती है एकदम अच्छे कॉर्पोरेट ऑफिस में और वो डिसाइड करते हैं कि आज पालक अपन 12 रुपए पर किलो से बेचेंगे या 20 रुपए पर केजी से बेचेंगे, ये कभी होता नहीं सर। सर फिर मार्केट प्राइजेस कैसे डिटरमाइन होती है, समझते हैं मार्केट प्राइजेस कैसे डिटरमाइन होती है। अब डिमांड क्रिएट करने वाले कौन रहते हैं, सर बायर्स, और सप्लाई क्रिएट करने वाले सेलर्स, सेलर्स ही तो सप्लाई लाते हैं। हाँ। अब इमेजिन करो कि क्या है कि ये एक प्राइस है 100 रुपए की, ठीक है, प्राइस है 100 रुपए की, इसमें जो बायर्स है वो बायर्स है 20 बायर्स और हर बायर 1 किलो ही जो भी क्वांटिटी है वो खरीद रहा है, 1 केजी 1 केजी, ठीक है। पालक की बात करते हैं, 1 किलो पालक खरीद रहा है, तो ऐसे खरीदने वाले कितने, 20 किलो पालक, बेचने वाले कितने, सर एक पर्सन जो सेलर है वो भी 1 किलो पालक ही बेचता है और मान लो बेचने वाले हैं 70, बेचने वाले कितने अवेलेबल है 70। अब होगा क्या, 100 रुपए पे, अच्छा थोड़ा सा ये इधर आता है, ठीक है, हाँ ये इधर रहेगा, ये नहीं, ठीक है। 100 रुपए पे क्या हुआ सर, 100 रुपए पे 70 बेचने वाले अवेलेबल है और 20 खरीदने वाले अवेलेबल है, समझो, ठीक है। अब ये देखते ही जो सेलर है वो सेलर तो बोलेगा यार कि देखो, सेलर सोचेगा कि 70 बेचने वाले हैं और खरीदने वाले 20 ही है, तो अगर मुझे बाकी के सेलर से आगे जाना है, ये जो बाकी के सेलर है, एक सेलर सोच रहा है ऐसी चीज कि मुझे अगर बाकी के सेलर से आगे जाके मेरे प्रोडक्ट्स अगर बेचने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनके साथ कॉम्पीट करना पड़ेगा। कैसे कॉम्पीट करूंगा, मेरी प्राइस कम करके कॉम्पीट करूंगा, ठीक है। तो ये सब अगर 100 रुपए पे बेच रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, मैं 90 पे बेचना चालू कर दूंगा
और बाकी के भी यही सोचेंगे कि अगर मार्केट में सब लोग 90 पे बेच रहे हैं तो मैं 80 पे बेचना चालू कर दूंगा, कोई बोलेगा कि ठीक है मैं 75 में बेचना चालू कर दूंगा, और इवेंचुअली क्या हो जाएगा, वो अपनी प्राइस कम कम करने पे आ जाएंगे। ठीक है, हाँ, कम कम करने पे आ जाएंगे। तो यहां से क्या हो रही है, यहां से प्राइस नीचे जाने की कोशिश कर रही है, यहां से प्राइजेस नीचे जाने की कोशिश कर रही है। अब दूसरा केस समझ लेते हैं। दूसरा केस क्या हो जाएगा, दूसरा केस मान लो ये है 30 रुपए पे, 30 रुपए पे पालक बेचने वाले सिर्फ 20 लोग हैं, पालक बेचने वाले 20 है और खरीदने वाले मान लो यहाँ पे 50 लोग हैं, खरीदने वाले 50 लोग हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे सेलर सोच रहा था ये सारी चीजें, ये कौन सोच रहा था, सेलर सोच रहा था। अब कौन सोचेगा, अब बायर्स सोचेंगे। ठीक है, अब बायर्स सोचेंगे। बायर्स क्या सोचेंगे, एक बायर आया है पालक खरीदने, वो सोच रहा है कि देखो यार बेचने वाले तो कितने अवेलेबल है उसके पास, 20 किलो अवेलेबल है। खरीदने वाले, उसने आसपास देखा कि खरीदने वाले तो 50 किलो खरीदना चाहते हैं, टोटल खरीदने वाले उसने कैलकुलेट किया, उसने कहा 50 किलो खरीदने वाले और बेचने वाला सिर्फ 20 किलो। तो वो बोला कि अब अगर घर पे बिना पालक के जाऊंगा तो मेरी बीवी मुझे मारेगी। तो वो क्या बोलता है कि देखो यार पालक 30 का चल रहा है, मैं अगर सेलर को ऑफर करता हूं 35 रुपए तो वो तो मुझे ही बेचेगा, उसके पास 20 के 20 किलो वो मुझे दे देगा, क्योंकि मैं बाकी के लोगों से ज्यादा प्राइस ऑफर कर रहा हूं। अब बीवी का डर तो दूसरे पर्सन को भी है, तो वो बोलेगा अच्छा तो 35 में खरीदेगा, चल मैं 40 में खरीदूंगा। तो ये ऑक्शन मेथड चालू हो जाएंगी। इस केस में किसकी ऑक्शन मेथड चालू हो जाएंगी, ये अगर मान लो ठीक है ये कितने में खरीदने को रेडी था, 35 पे खरीदने को रेडी था, ये ऑक्शन मेथड किसकी चालू हो गई इस केस में, बायर्स की ऑक्शन मेथड। समझा। अब ये बायर्स ऑक्शन मेथड से कि मैं 35 पे, कोई बोलेगा मैं 50 पे, तो ये क्या करेंगे, प्राइस को ऊपर पुश करेंगे। तो एक केस में प्राइस को नीचे पुश किया जा रहा था, सेलर्स ऑक्शन कर रहे थे, और एक केस में बायर्स ऑक्शन कर रहे, तो वो प्राइस को ऊपर खींच रहे। अब ये ऊपर खींचना नीचे खींचना एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा, उस पॉइंट पे जितने बेचने वाले हैं उतने ही खरीदने वाले ही रहेंगे। एक पॉइंट आएगा ऐसा, ठीक है, यहाँ पे सर 50 किलो खरीदने वाले थे, 50 किलो पालक की डिमांड थी और 50 किलो पालक ही अवेलेबल था मार्केट में, तो कोई एक दूसरे के साथ अब कॉम्पीट नहीं कर रहा था, ना सेलर्स या बायर्स, और उसको बोला जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, और बेसिकली मार्केट इक्विलिब्रियम बोला जाएगा उसे, मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहाँ पे कोई ऊपर प्राइस खींचने की कोशिश नहीं करेगा और कोई नीचे प्राइस खींचने की कोशिश नहीं करेगा, और मार्केट में वो प्राइस वहां पे स्टेबल हो जाएंगी, और ऐसा ही रियलिटी में होता है, और मार्केट में एक प्राइस पे आके सब स्टेबल हो जाती है चीज। ऐसा नहीं है कि पालक 30 रुपए मार्केट में चल रहा है तो 35 पे कोई बेच नहीं रहा है, और 30 में 20 में कोई बेच नहीं रहा है, ये बेचने वाले हैं, बट वो इवेंचुअली अपनी प्राइजेस में एडजस्टमेंट करके क्या एक जगह पे आ जाएंगे जो मार्केट प्राइस बनेगी। ठीक है, अब समझना जो तीनों सिनेरियोज अपन ने देखी, यहाँ पे 50-50, यहाँ पे अपन ने कौन सा सिनेरियो देखा, यहाँ पे 20-70 वाला, और यहाँ पे देखा 20, या मान लो हाँ यहाँ पे अपन ने 20-50 वाला, ये तीन सिनेरियो देखे अपन ने। S1 सॉरी, ये S1 देखा, ये S2 देखा, और ये S3 देखा। हाँ, अब इन तीनों को इक्विलिब्रियम तो पता है, S3 पता है, S1 को क्या बोलेंगे समझना। सर S1 को क्या बोलेंगे, अच्छा एक भी, हाँ ये बच्चा सिर्फ इधर देखो क्या है कि सर बायर्स कम है और सेलर ज्यादा है, तो इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है कि मार्केट में क्या हो गया है, एक्सेस हो गया, मार्केट में ज्यादा गुड्स आ गए हैं, सप्लाई ज्यादा हो गया, और इस केस में बायर ज्यादा है और बेचने वाले कम, तो इस केस को बुलाएंगे कि मार्केट में क्या हो गया है, शॉर्टेज हो गया है। और ये शॉर्टेज और एक्सेसिव प्राइस को क्या फिर करती है, एक अपोजिट डायरेक्शन में पुश करती है, और एक जगह पे आके हमें क्या मिल जाता है, अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाता है, और उसको बोला जाता है मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट। समझा, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस होती है, ये सारी चीजें समझनी। इसमें इररिलेवेंट पार्ट क्या है, ये इररिलेवेंट पार्ट
ये तुम्हें समझाने के लिए था, ये भी तुम्हें समझाने के लिए था। अच्छा, क्वांटिटी समझाने के लिए था, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी लिख देता हूँ। अरे क्या हो रहा है ये, ठीक है, और इधर आ जाएंगी क्वांटिटी। अपन ने उसमें देखा था, किसमें देखा था, केजीज में देखा था। तुम लीटर्स वगैरह यूनिट्स कुछ भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्राइजेस, क्वांटिटीज और ये उनका रहता है इंटरेक्शन, ये भी याद रखने की कोई जरूरत है, ठीक है। और ये भी सिनेरियो की कोई जरूरत है नहीं। अब मैं रफ क्यों नहीं कर रहा हूँ, रफ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें कुछ ग्लिच आ रहा है, तो वो बराबर से रफ नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन मोनोपोली की तरफ। ये परफेक्ट कंपटीशन खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे इम्परफेक्ट कंपटीशन की, जहां पे फेयर कंपटीशन नहीं होती। यहाँ पे तो फेयर कंपटीशन थी सर, प्राइजेस के बेसिस पे कॉम्पीट कर रहे थे सब लोग, बट मोनोपोली में फेयर कंपटीशन नहीं रहती। अब मोनोपोली क्या है, मोनोपोली एक मार्केट स्ट्रक्चर है, वापस से मार्केट। सर उस मार्केट में क्या है, मार्केट में बस एक ही सेलर है, सिंगल सेलर, और बायर्स बहुत सारे हैं। एक ही सेलर है और बायर्स बहुत सारे हैं, ये बायर है, ये बायर है, ये बायर है, सेलर एक ही है, ठीक है। अगर उससे खरीदना चाहो तो खरीदो, नहीं तो घर पे चले जाओ। मोनो का मतलब होता है सिंगल, और पॉली का मतलब होता है सेलर, सिंगल सेलर। अब क्या होता है, फीचर्स अपन देखते हैं। सबसे पहले सिंगल सेलर होता है, और दूसरा सिंगल सेलर है, इसका मतलब क्या है सर, सिंगल सेलर है मतलब उससे कोई भी क्या नहीं है, उससे कोई भी कॉम्पीट नहीं कर रहा है, मतलब नो कंपटीशन की सिचुएशन है, नो कंपटीशन की सिचुएशन, ठीक है। हाँ, बट ये नो कंपटीशन की सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए और एक चीज जरूरी है, वो है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। मान लो कि हैंड वॉश है। अब हैंड वॉश में मान लो एक ही कंपनी है, हैंड वॉश के लिए कोई भी कंपटीशन नहीं है, बराबर है, हैंड वॉश के लिए कोई भी कंपटीशन नहीं है, हैंड वॉश मार्केट में एक ही सेलर है और उसे कोई भी कंपटीशन नहीं। बट मुझे बताओ, क्या लोग हैंड वॉश छोड़ के सोप पे शिफ्ट हो सकते हैं? यस सर, बिल्कुल सोप पे शिफ्ट हो सकते हैं, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट रहते हैं। अब मुझे बताओ, भले ही सोप की मार्केट अलग आ रही है, बट इस मार्केट ने क्या इस सेलर को कंपटीशन प्रोवाइड की? ऑफ कोर्स यस, कंपटीशन प्रोवाइड किए उस सेलर ने, उस सोप के मार्केट ने उस सेलर को। तो इसीलिए हमारा जो पहला अजम्पशन है कि सिंगल सेलर और नो कंपटीशन, तो इसके लिए हम ये मानेंगे कि उस हैंड वॉश का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। मतलब अगर हैंड वॉश तुम्हें यूज नहीं करना तो तुम्हें उस जैसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, सोप वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा, वो अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में, ठीक है, ऐसा अज्यूम करना पड़ेगा। फिर इसमें भी अजम्पशन, बिल्कुल अजम्पशन देने पड़ते हैं। फिर बैरियर्स टू एंट्री, बैरियर्स टू एंट्री यानी कि अगर मुझे बताओ, बाहर का कोई बंदा सोचता है कि हाँ यार, इस कंपनी में तो, इस इंडस्ट्री में तो बहुत प्रॉफिट हो रहा है, मैं भी तो अमीर हूँ घर से, तो मैं भी एक क्या करता हूँ, फैक्ट्री डाल देता हूँ, और एक नई फैक्ट्री आ जाएंगी और इससे क्या हो जाएगा, कंपटीशन चालू हो जाएगा। बट मोनो मतलब क्या है, सिंगल। पॉली मतलब क्या है, सेलर। दो सेलर नहीं हो सकते, तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि कोई भी फर्म उस मार्केट में एंटर नहीं कर सकती बाहर की, कोई भी फर्म मार्केट में एंटर नहीं कर सकती बाहर की। नेक्स्ट, कंप्लीट कंट्रोल ओवर मार्केट सप्लाई। सप्लाई कौन करता है सर? सप्लाई सेलर करता है, और सेलर कितना है? सेलर एक ही है, तो सेलर का क्या रहेगा, कंप्लीट कंट्रोल रहेगा सप्लाई पे। सप्लाई, सोल सोल सप्लायर, ठीक है। सोल सप्लायर मतलब अकेला सप्लायर है, ये लिखता हूं। सोल सप्लायर, एक ही सप्लायर है, उसके अलावा कोई सप्लायर नहीं है। नेक्स्ट, प्राइस मेकर। सर एक ही सप्लायर है ना, एक ही सप्लायर है, तो मुझे बताओ, जो डिमांड और सप्लाई का इंटरेक्शन होता है, उसमें सप्लाई खुद डिसाइड करता है, और सप्लाई के बेसिस पे प्राइस को कम ज्यादा किया जा सकता है क्या? ऑफ कोर्स यस, किया जा सकता है प्राइस को कम ज्यादा। तो वो प्राइस खुद बनाता है, कैसे सर? सप्लाई को इन्फ्लुएंस करके, सिंपल बात।
नेक्स्ट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, उसके लिए थोड़ा रुक जाओ, नेक्स्ट स्लाइड में अपन पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसको रुक जाओ। और नेक्स्ट आता है नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म और इंडस्ट्री। सर कभी कभी लगता है कि अपुनिज भगवान है, सेम सिचुएशन इस सेलर को लगती है, कभी कभी लगता है कि वो खुद ही क्या है, भगवान है, क्योंकि वो चाहेगा वो प्राइस सेट होती है, ना उसकी कोई कंपटीशन होती है, और वो जितना सप्लाई रखना चाहता है उतना सप्लाई रख सकता है। बेसिकली वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो पूरे इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंडस्ट्री यानी ग्रुप ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट, बट ग्रुप ऑफ फर्म्स तो है नहीं, एक ही तो सेलर है, तो वो सेलर ही खुद क्या बन गया, वो सेलर ही बन गया इंडस्ट्री, सेलर ही क्या बन गया, इंडस्ट्री। तो देर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री, उस फर्म को इंडस्ट्री बोला जाएगा और इंडस्ट्री को ही वो फर्म बोला जाएगा, ठीक है। और ये लिखते इधर सोप मार्केट सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट क्या लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, सारे पॉइंट अपन ने यहाँ पे लिख दिए। चलो आगे बढ़ते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब जब तुम प्राइस सेटर होते हो ना, जब कोई भी सेलर खुद प्राइस सेटर होता है, तो उसके पास कौन सी भी प्राइस चार्ज करने की एबिलिटी आ जाती है। ये कौन है, वो मोनोपोली में प्राइस सेटर है, प्राइस सेट करता है। तो कभी कभी क्या किया जाता है मोनोपोली द्वारा, यानी कोई भी सेलर द्वारा, कि दो ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को, उसके जो कस्टमर्स रहते, वो सेलर है, उसके जो कस्टमर्स रहते, उनके दो ग्रुप को अलग अलग प्राइस चार्ज की जाती है, दो ग्रुप्स को। अब सर वो ग्रुप्स कौन से बेसिस पे बनेंगे, वो ग्रुप्स बहुत सारे बेसिस पे बन सकते हैं, बट एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लो एक डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर अमीर पेशेंट को, जो बहुत ही रिच है, उनके लिए विजिटिंग फीस रखता है हाई, हाई प्राइस, उनके लिए मान लो विजिटिंग फीस है 500 रुपए, और डॉक्टर दिल का बहुत अच्छा है, इसीलिए उसने जो पुअर है उनके लिए विजिटिंग फीस रखी है सिर्फ 100, या लो प्राइजेस लिखता हूं यहाँ पे, ठीक है, लो प्राइजेस रखी है। तो इसमें क्या किया उसने, अपने कस्टमर्स के साथ में अलग अलग प्राइस चार्ज करके उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया, उनको अलग अलग ट्रीट किया, उसी को बोला जाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मोनोपोली में डिफरेंट ग्रुप ऑफ कस्टमर से डिफरेंट प्राइजेस अगर चार्ज की जाती है तो उसको ही बोला जाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सर ये ग्रुप्स, मान लो ये ग्रुप ऑफ कस्टमर 2 है और ये है ग्रुप 1, ठीक है, ये ग्रुप कौन से बेसिस पे डिसाइड किए जा सकते हैं, सर ये डिसाइड किए जा सकते हैं प्लेस के बेसिस पे, प्लेस के बेसिस पे, ठीक है, ये डिसाइड किए जा सकते हैं टाइम के बेसिस पे, ये डिसाइड किए जा सकते हैं मान लो उनके इनकम के हिसाब से, ठीक है। तो बहुत सारे बेसिस पे हाँ ये यूज किए ये बनाए जा सकते हैं प्रोडक्ट के यूज के हिसाब से, ठीक है। तो ये बहुत सारे हिसाब से प्राइस के ग्रुप बनाए जा सकते हैं। सर एक एक एग्जांपल हो जाए सबके केस में, ठीक है, जैसे प्लेस के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से हम अज्यूम करके चलेंगे, जो प्रोडक्ट में बोलूंगा ये अज्यूम करके चलना मोनोपोली है। प्लेस के हिसाब से मान लो कि डॉक्टर का एग्जांपल लेते हैं, डॉक्टर रिच एरिया में जो सर्विस दे रहा है वो रिच एरिया में ज्यादा चार्जेस ले रहा है, और पुअर एरिया में, उल्टा लिखा है मैंने, पुअर एरिया में कम चार्जेस ले रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, टाइम के हिसाब से, जो नाइट ट्रैवल है, नाइट ट्रैवल वो महंगा है और डे ट्रैवल सस्ता है। हाँ सर, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो गया कस्टमर के साथ, बिल्कुल। इनकम, ठीक है, जो हाई इनकम वाले हैं उनसे हाइपोथेटिकल ना, उनसे ज्यादा टैक्स वसूल किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और जो लो इनकम वाले हैं उनसे लो परसेंटेज ऑफ टैक्स,
ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, इनकम टैक्स कोई प्रोडक्ट नहीं है, बट हम अज्यूम करके चल रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए तुम्हें समझा रहा हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट यूज के हिसाब से, मान लो इलेक्ट्रिसिटी है, अगर तुम यूज करते हो इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्रियल यूज, तो तुम्हें ज्यादा प्राइजेस पे करनी पड़ती है। और तुम अगर हाउस होल्ड यूज करते हो तो हाउस होल्ड यूज के लिए कम प्राइजेस चार्ज की जाती है। तो ये क्या हो गया, ये सबके बेसिस पे एक हो गए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ एक ही जगह पे देखने को मिलता है, मोनोपोली में, ओनली सीन इन मोनोपोली, क्योंकि मोनोपोली में ही एबिलिटी होती है प्राइस सेट करने की, तो इसलिए कहाँ पे देखा जाएगा, सिर्फ मोनोपोली में देखने को मिलेगा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ मोनोपोलीज। सर मोनोपोलीज कैसे, कौन कौन से टाइप की होती है? सबसे पहले प्राइवेट मोनोपोली। प्राइवेट मोनोपोली यानी क्या, कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी, इफ प्राइवेट कंपनी फॉर्म्स मोनोपोली, देन इट इज कॉल्ड एज प्राइवेट मोनोपोली। प्राइवेट मोनोपोली, सर कोई प्राइवेट कंपनी अगर मोनोपोली फॉर्म कर रही है किसी भी कारण से, तो उसको प्राइवेट मोनोपोली बोला जाएगा। एग्जाम्पल, सर्च इंजन पे इसकी मोनोपोली है। सर सर्च इंजन मार्केट में गूगल की मोनोपोली है। सर्च इंजन में किसकी मोनोपोली है? गूगल की। गूगल कौन क्या है? सर गूगल एक प्राइवेट कंपनी है, समझा, गूगल की। नेक्स्ट आती है पब्लिक मोनोपोली। अब कोई पब्लिक फर्म, इफ एनी पब्लिक फर्म, पब्लिक फर्म, पब्लिक फर्म यानी क्या? सर पब्लिक फर्म यानी ऐसी फर्म जो गवर्नमेंट होल्ड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की मेजोरिटी ओनरशिप अगर रहती है, तो उसको पब्लिक कंपनी बोला जाता है या पब्लिक फर्म बोला जाता है। वो अगर मोनोपोली फॉर्म करती है तो उसको पब्लिक मोनोपोली बोला जाता है। इफ एनी पब्लिक फर्म फॉर्म्स अ मोनोपोली इन एनी मार्केट, मोनोपोली इन एनी मार्केट, ठीक है। हाँ, तो एग्जांपल इंडियन रेलवेज, जो बुक में लिया है वही लेंगे, इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज एक पब्लिक कंपनी है और जो रेलवे का ट्रैवल है उसमें उसकी क्या है? मोनोपोली। अब ये मत बोलना सर इसका अल्टरनेटिव तो अवेलेबल है ना, हम बस से ट्रैवल कर सकते हैं वगैरह वगैरह। देखो, जैसे परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं कर सकती, प्योर परफेक्ट कंपटीशन, वैसे प्योर मोनोपोली में भी कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती। गूगल के पास मोनोपोली है, बट गूगल के पास भी सिर्फ 90 to 95% ही मार्केट शेयर है सर्च इंजिन का या सर्चेस का। सिमिलरली इंडियन रेलवेज के पास जो ट्रेन ट्रैवल है उसका 100% है, बट फिर भी उसके क्या है, उसके अल्टरनेटिव्स, उसके सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है। बट हम ये इसीलिए एग्जांपल देते हैं, ये इम्परफेक्ट होने के बावजूद, क्योंकि प्योर मोनोपोली कभी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है लीगल मोनोपोली। लीगल मोनोपोली, अगर तुम्हें ट्रेडमार्क, पेटेंट या कॉपीराइट की वजह से मोनोपोली मिल रही, मतलब क्या है कि सर हम एक ही सेलर है उस चीज में, ठीक है, बहुत सारे बायर्स है, और कोई दूसरा पर्सन क्यों नहीं आ पा रहा है? सर दूसरा पर्सन इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि बहुत सारे लॉज है जो किसको प्रोटेक्ट करते हैं, पेटेंट को, कॉपीराइट को और ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट करते हैं। तो सर नया कॉम्पिटिटर अंदर ही नहीं आ पा रहा मार्केट के इनके कारण, ठीक है। बट ये क्या होते क्या है ट्रेडमार्क वगैरह, मान लो तुम कोई कंपनी बना रहे हो, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक की, तो तुम्हारा कंपनी का नाम कोको कोला नहीं रख सकते, और उसका जो ब्रांड ये है लोगो, वो कोको कोला जैसा नहीं रख सकते, क्योंकि उसपे क्या है, ट्रेडमार्क है, उसकी जो सोल राइट्स है वो किसके पास है? कोको कोला कंपनी के पास है। तो ट्रेडमार्क रहता है किसी ब्रांड नेम के लिए, ब्रांड नेम या लोगोस के लिए, ठीक है, लोगो
कंपनी के लोगोज होते हैं ना, उसके लिए। पेटेंट क्या रहता है? साइंटिफिक इन्वेंशंस के लिए रहते हैं पेटेंट। जैसे साइंटिफिक इन्वेंशन, जैसे कि थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाया, तो दूसरे दिन उसने जो बल्ब बनाया था लोगों ने कॉपी करना चालू कर दिया क्या? नहीं, क्योंकि जो साइंटिफिक इन्वेंशन है जिसने किया है उसको तो कुछ फायदा होना चाहिए, तो उसका साइंटिफिक इन्वेंशन कोई कॉपी नहीं कर सकता, तो उसके उसको उसको किसी पर्सन को कॉपी करने से रोकने के लिए रहते हैं पेटेंट। और ये जो पेटेंट ट्रेडमार्क रहते हैं वो किसी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड रहते हैं, और वो एक्ट प्रोटेक्ट करता है उसके सोल ओनर को, उसके क्रिएटर को, और इसके तहत दूसरा कोई उसे यूज नहीं कर सकता। अगर वो यूज करता भी है तो उसको पेनल्टी लगती है, और जितना भी प्रॉफिट उसने कमाया है वो यूज करके वो उसके ओरिजिनल ओनर को देना पड़ता है। और कॉपीराइट वगैरह रहते हैं किसी क्रिएटिव वर्क के लिए। क्रिएटिव वर्क, जैसे तुमने बुक वगैरह लिख दिया तो वो हो गया क्रिएटिव वर्क, ये क्रिएटिव वर्क है। तुमने बुक लिख दिया, दूसरे किसी ने कॉपी पेस्ट करके जेरोक्स करके छाप दिया, तो ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास उस बुक का क्या रहता है? कॉपीराइट। तुम सोल ओनर हो जो तुमने क्रिएट किया है उसके। तो इन सब की वजह से क्या हो सकता है? किसी कंपनी की मोनोपोली फॉर्म हो सकती है, और उसको लीगल मोनोपोली बोलते हैं। अब लीगल क्यों बोलते हैं? क्योंकि लॉज रहते हैं जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं, और लॉस की वजह से, एक लॉ है जो इनको प्रोटेक्ट कर रहा है, और जो प्रोटेक्ट कर रहा है वो दूसरे किसी कंपनी को या दूसरे किसी फर्म को मार्केट के अंदर आने नहीं दे रहा है, तो इसकी वजह से उसकी मोनोपोली कंटिन्यू रह रही है। ठीक है। फिर रहती है नेचुरल मोनोपोली। अब वेदर की वजह से या कोई नेचुरल कंडीशंस की वजह से, नेचुरल कंडीशंस की वजह से, ठीक है, मोनोपोली अगर इस्टेब्लिश होती है तो उसको बोला जाता है नेचुरल मोनोपोली। जैसे एग्जांपल के लिए ऑरेंजेस, ऑरेंजेस जो बेचे जाते हैं वो मोस्टली इंडिया में कौन से सिटी से आते हैं? नागपुर से आते हैं, तो नागपुर को ऑरेंज सिटी भी बोला जाता है। तो ऑरेंजेस में की, ऑरेंजेस के मार्केट में मोनोपोली किसकी? नागपुर के प्रोड्यूसर्स की। नागपुर में जो भी प्रोड्यूसर्स है, हाँ सर, एक सिंगल प्रोड्यूसर तो नहीं है, बट ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स है, उनकी मोनोपोली है, वो मोस्ट ऑफ द मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। अब ये जो मार्केट शेयर होल्ड करते हैं वो किसकी वजह से? सर वो वेदर कंडीशन की वजह से और नेचुरल कंडीशन की वजह से उनको एडवांटेज मिला है, उसकी वजह से वो पूरे से बायर्स को प्रोवाइड करने वाले ऑरेंजेस को प्रोवाइड कर सकते हैं नागपुर में, नागपुर के सेलर्स। ठीक है। तो इनकी जो मोनोपोली हो गई वो कौन सी मोनोपोली हो गई? नेचुरल मोनोपोली, ऑरेंजेस। ठीक है। नेक्स्ट आता है डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, जहां पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जहां पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, और जहां पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है वो सिंपल मोनोपोली। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सर बस इतना ही क्या? यस, इतना ही। ठीक है, यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, समझा? ठीक है। तो यहाँ पे एक जो मोनोपोली है, मान लो ये मोनोपोली है, अगर दो कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करती है, इससे प्राइस चार्ज कर रही है 100 रुपए, इससे प्राइस चार्ज कर रही है 120 रुपए, वॉट एवर रीजन में भी, सेम प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, फॉर सेम प्रोडक्ट जो एग्जैक्टली सेम है, तो उसको बोला जाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है इसको बोला जाएगा डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। और अगर सिंगल प्राइस चार्ज की जाती है दोनों कस्टमर से या सभी कस्टमर से, तो वो हो जाती है सिंपल मोनोपोली, सिंपल मोनोपोली। समझा? ठीक है। अब नेक्स्ट, वॉलेंट्री मोनोपोली। मोनोपोलीज कौन से भी मार्केट के लिए अच्छी नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो सेलर है उसको पता है कि जो सामने वाले कस्टमर्स है वो कस्टमर्स कहीं और जा नहीं सकते, तो वो सेलर क्या करता है? मनचाही प्राइस चार्ज करता है, जितने ऐसी प्राइस चार्ज कर सकता है या करता है जिससे उसके क्या ज्यादा हो जाए, जिससे उसका प्रॉफिट ज्यादा हो जाए। ठीक है, वो ऐसी प्राइस चार्ज करता है। अगर ज्यादा प्रॉफिट के लिए वो प्राइस चार्ज कर रहा है तो नुकसान किसका होगा? सर नुकसान होगा कस्टमर का, क्योंकि पूरी जो ज्यादा पैसे, जो रिसोर्सेस है वो किसके पास जा रहे हैं? वो सेलर के पास जा रहे हैं। तो ये जो गरीब कस्टमर्स है
वो कस्टमर्स का नुकसान होता है, इसीलिए मोनोपोलिस प्रिफर्ड नहीं रहती। बट एक्सेप्शंस है इसके, इसके एक्सेप्शंस है, और इसके एक्सेप्शंस कुछ कंपनीज है, जिसका इसमें से एक एग्जांपल मैं देता हूं कि अगर मान लो एक ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी, ठीक है, अगर मान लो एक ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी है तो वो बहुत सारा खर्चा करेंगे, किस पे सर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे करेंगे। ये लाइन से मान लो ये पोल्स है, ठीक है, अज्यूम कर लो पोल्स है, ये डीपीज वगैरह है, तो इस पे बहुत सारा पैसा खर्च करेंगे वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने के बाद बहुत सारा पैसा खर्च करेंगे, तो उस कस्टमर को क्या प्रोवाइड करेंगे, कस्टमर को वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे। और इनका जो प्राइस है वो प्राइस कैसे डिसाइड होगा, प्राइस डिसाइड होगा सर इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट, इंफ्रा का कॉस्ट प्लस उनका प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कस्टमर, नंबर ऑफ कस्टमर, क्योंकि सर वो इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट उतने कस्टमर्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, जितने ज्यादा रहेंगे उतने ज्यादा कस्टमर में ये मान लो 10,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट ही लग गया, तो ये 10,000 करोड़ का कॉस्ट से डिवाइड हो जाएगा और प्रॉफिट एक्स्ट्रा चार्ज कर लेंगे थोड़ा सा वो। बट मान लो कि ऐसे केस में आप दो कंपनीज है, एक ये कंपनी है और एक ए कंपनी है, तो दोनों कंपनीज एक दूसरे की कॉम्पिटिटर है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा सर, दोनों को 10,000 करोड़ और इसको 10,000 करोड़ का खर्चा करना पड़ेगा, पहली बात, ठीक है, तो उससे रिसोर्सेज का वेस्टेज तो हो ही रहा है। सेकंड, कुछ कस्टमर इधर रहेंगे और कुछ कस्टमर इधर रहेंगे, यहाँ पे प्राइजेस कैसे चार्ज होंगी सर, इंफ्रा की कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कस्टमर्स। सिमिलरली यहाँ पे भी प्राइस कैसे होंगी सर, इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कस्टमर्स। अब यहाँ पे एक दिक्कत आ गई सर, कौन सी दिक्कत आ गई मुझे बताओ, क्या हो रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कस्टमर, और 100 के 100 कस्टमर अगर मान लो इधर है तो 100 के 100 कस्टमर एक के पास ही जा रहे थे, डिवीजन ज्यादा हो रहा था, डिवीजन ज्यादा हो रहा था तो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कैसे आ रही थी, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट कंज्यूमर को कम आ रही थी। यहाँ पे क्या हो गया, दोनों 10-10 हजार करोड़ खर्चा कर रहे हैं, अब 10-10 हजार करोड़ अगर खर्चा कर रहे हैं तो दोनों भी वसूल तो करेंगे, वसूल करेंगे, तो दोनों का इधर 10,000 करोड़ का खर्चा, इसका भी 10,000 करोड़ का खर्चा यहाँ पे आएगा, प्लस दिक्कत वाली बात क्या हो जाएंगी, इधर अगर 100 कस्टमर एक ही कंपनी के पास जा रहे थे तो वो खर्चा डिवाइड हो रहा था, इधर इसके पास 50 कस्टमर जा रहे, इसके पास 50 कस्टमर जा रहे, तो वो कम लोगों में डिवाइड होगा खर्चा, इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा, जो तुमने बिजली के बल्ब सॉरी पोल्स वगैरह लगाए, डीपीज वगैरह लगाए, जिससे इस केस में क्या हो जाएगा सर, इनका कॉस्ट तो बढ़ जाएगा बिल्कुल, और इनका भी बढ़ जाएगा, तो कंपटीशन के चक्कर में, वैसे तो कंपटीशन के चक्कर में सर हमेशा कस्टमर का फायदा होता है, इस केस में ऐसे कंपनीज, ऐसे इंडस्ट्रीज के केसेस में कंपटीशन से क्या होगा, कंपटीशन से कस्टमर का नुकसान होगा। So it is better to have monopoly in such companies. मोनोपोलीज होना क्या रहता है, बेटर रहता है, ये सिचुएशन बेटर नहीं रहती, क्योंकि इसमें कस्टमर का कॉस्ट बढ़ जा रहा है और इससे कस्टमर का कॉस्ट कम हो रहा है, समझा, ठीक है। तो इसीलिए कुछ सेक्टर्स में हम ये प्रिफर करते हैं कि मोनोपोली रहे, और ये मोनोपोली फिर कौन मेंटेन करता है, ये मोनोपोली इलेक्ट्रिसिटी जैसे कंपनीज में मोनोपोलीज मेंटेन करने वाले रहते हैं मोस्ट केसेस में गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट फिर दोनों चीजें देखता है, गवर्नमेंट देखता है कि प्रॉफिट भी उसका मिनिमम रहे, और प्रॉफिट मिनिमम रहने से ऐसी जो इसेंशियल चीजें इलेक्ट्रिसिटी जैसी, वो इसेंशियल चीजें सस्ते में भी मिले। तो ये चीज याद रखना हमेशा, वॉलेंट्री मोनोपोली यानी ऐसी मोनोपोली जो कस्टमर के लिए प्रिफरेबल है, जो कस्टमर चाहता है कि वो मोनोपोली रहे, क्योंकि वो मोनोपोली रहने से उसका फायदा हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, वॉलेंट्री मोनोपोली। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ओलिगोपोली की। ओलिगोपोली में यानी क्या, ओलिगोपोली, ओली यानी सर सेलर्स एंड ओलिगो यानी फ्यू, तो इसमें फ्यू सेलर्स रहते हैं, और क्या रहते हैं इसमें, मतलब इंडस्ट्री स्ट्रक्चर थोड़ा अलग रहता है, हो सकता है कि 2-3 सेलर्स जो है वो तीनों के तीनों सेलर्स बहुत बड़े रहे, या फिर हो सकता है ये अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर निकालता हो सकता है कि उसमें एक सेलर बड़ा हो जाए, बाकी के 2-3 सेलर थोड़े छोटे रहे,
ठीक है, तो फ्यू सेलर्स रहते, दोनों की केस में क्या है, फ्यू सेलर्स ये और फ्यू सेलर्स रहते हैं और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स रहते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। ठीक है, ये इधर भी रहेंगे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। तो इसमें वापस से वो स्ट्रक्चर बनाता नहीं, बस मेरा ये कहना था कि कुछ इसमें तीनों जो फ्यू है वो तीनों फ्यू इक्वल साइज के, कुछ केस में एक बड़ा होता है, बाकी के जो प्लेयर्स होते हैं या बाकी के जो इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो छोटे होते हैं। ओलिगोपोली के केस में, ओलिगोपोली में क्या है, सेलर्स लिमिटेड रहते हैं। ठीक है, हाँ चलो ये तो लिखा है, बट ये अपन स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। अब फ्यू सेलर्स, फ्यू सेलर्स, ठीक है। फिर इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है कि सबके पास सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर रहता है और सब अपने अपने प्रोडक्ट्स अपने अपने हिसाब से डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं कि ये एक्स है, ये वाई है और जेड है, ये अलग अलग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो प्रोडक्ट्स मे बी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स और मे बी सेम प्रोडक्ट्स, मे बी आइडेंटिकल लिख दूं, सिमिलर लिख देता हूं, सिमिलर प्रोडक्ट्स, मे बी सिमिलर प्रोडक्ट, बहुत ही डिफरेंशिएटेड हो सकते, सिमिलर और आइडेंटिकल भी हो सकते, प्रोडक्ट कैसा भी हो सकता है बेसिकली बोलूं तो मैं। ठीक है, हाँ। और तीसरी चीज ये है कि एडवर्टाइजमेंट पे इस पे बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सोचो तीनों प्लेयर से मार्केट शेयर या कस्टमर को तीन में से एक प्लेयर उठाएगा, मान लो ये जियो है, ये एयरटेल है, ये वोडाफोन आइडिया है, तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, रिगोरस एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है कि नहीं तुम हमारे कॉम्पिटिटर के पास मत जाओ, तुम हमारे पास। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है वो एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंडिचर इस केस में ज्यादा होता है। प्लस एक चीज और याद रखना, बुक में लिखिए नहीं लिखिए बट तुमने याद रखना कि क्लोज वॉच ऑन कॉम्पिटिटर्स मूव, क्लोज वॉच ऑन कॉम्पिटिटर्स मूव, मतलब कॉम्पिटिटर जो भी एक्शन परफॉर्म करेगा हमें उसको टैकल करने के लिए कुछ ना कुछ नया निकालना पड़ेगा या उसके जैसा निकालना पड़ेगा। एग्जाम्पल जैसे जियो ने, जब आया उसके रेट बहुत कम थे, तो उसकी वजह से वोडाफोन और आइडिया को भी अपने रेट कम करने पड़े और एयरटेल को भी अपने रेट कम करने पड़े। हाँ जाहिर सी बात है तब वोडाफोन आइडिया था नहीं, कोई होशियार बच्चे बोलेंगे तब तो वोडाफोन आइडिया था नहीं, बट वोडाफोन और आइडिया अलग अलग तो थे, तो उनको मिला के उनको रेट कम करने पड़े और फिर एयरटेल को भी अपने रेट कम करने पड़े। तो क्या हो गया कि उनको क्लोज वॉच रखना पड़ा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, अदरवाइज पूरा का पूरा मार्केट शेयर किसी एक सेलर के पास चला जाएगा। तो ऐसा ना हो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, क्लोज वॉच रखना पड़ता है कॉम्पिटिटर के मुंह पे कि कॉम्पिटिटर क्या करने वाला है। समझा है? चलो तो ओलिगोपॉली में यही चीज होती है, ये इतनी ही चीज याद रखना। ठीक है, तो क्या है सर, फ्यू सेलर्स है, बायर्स ज्यादा रहते हैं, ये भी याद रखना, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। फिर मे बी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, मे बी सिमिलर प्रोडक्ट्स। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का इंपॉर्टेंस किसके लिए है, फॉर एक्वायरिंग मार्केट शेयर, फॉर एक्वायरिंग मार्केट शेयर। ठीक है, हाँ, क्लोज वॉच ऑन कॉम्पिटिटर। और एक चीज और लिख के देता हूं, डाइवर्स इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर या इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब ये देखो इस केस में तीनों कॉम्पिटिटर इक्वल साइज के, इस केस में तीनों कॉम्पिटिटर में चार कॉम्पिटिटर है, एक बहुत बड़ा है बाकी के तीन छोटे हैं, कुछ केस में दो बड़े रहते हैं बाकी के सब छोटे रहते हैं। तो इंडस्ट्री स्ट्रक्चर बहुत वेराई करता है ओलिगोपोली। तो इसका एक फिक्स इंडस्ट्री स्ट्रक्चर नहीं रहता, जैसे अपन ने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देखा था और मोनोपोली में देखा था, ऐसा फिक्स इंडस्ट्री स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, वेराई होगा। मोस्ट ऑफ द चीजें फिक्स रहेंगी बट कुछ पार्ट यानी सेलर वाला पार्ट यहाँ पे वेराई होगा।
ठीक है, छोटे छोटे यहाँ पे बड़ा, ठीक है। कभी हो सकता है कि एक दूसरे को फॉलो करते हैं, कभी कभी एक दूसरे में झगड़ते हैं, तो ये सारी चीजें हो सकती है। कभी कभी तीनों मिलकर रेट सेट करेंगे, कभी कभी एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करेंगे रेट्स के लिए या प्राइजेस के लिए। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ओलिगोपोली में बन सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें रहती है। और लास्ट में आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये सबसे रियलिस्टिक है, सबसे रियलिस्टिक और सबसे ज्यादा देखने को मिलने वाली चीज है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दोनों का ब्लेंड है, दो हाइपोथेटिकल को मिला के बना है एक रियलिटी। ये हाइपोथेटिकल, ये भी हाइपोथेटिकल, और उससे बनी एक रियलिटी। कौन सा हाइपोथेटिकल इस साइड का? सर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में अपन देखते हैं कि कोई प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट अवेलेबल रहते हैं वगैरह वगैरह। और यहाँ पे क्या है, दूसरी रहती है मोनोपोली। मोनोपोली में, मोनोपोली में क्या रहता है सर? मोनोपोली में क्या पता है, एक ही सेलर रहता है, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं रहता है, वो अपने मन से प्राइस चार्ज की जा सकती है। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस लेने वाला रहता है, और इन दोनों के फीचर्स को मिला के बनता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, समझा? ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कैसा है? रियलिस्टिक है। बाकी के दोनों कैसे? मोस्टली हाइपोथेटिकल आते हैं। अब देखते हैं रियलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर कंबाइनिंग द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। दोनों के फीचर्स को कंबाइन किया गया है। coined by प्रोफेसर E.H. चैम्बरलिन द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन 1933। इस पे एमसीक्यू वगैरह जैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये उस क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर E.H. चैम्बरलिन, थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और कब किया था? 1933 में। डेफिनेशन, कंपटीशन अमंग लार्ज नंबर ऑफ सेलर प्रोड्यूसिंग क्लोज बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। क्या बोल रहे हो, समझते हैं, ठीक है। वो क्या बोल रहे सर? इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में बहुत सारे सेलर्स है, सेलर्स है, सो लार्ज सेलर्स, बहुत सारे सेलर्स है, बट लेस देन परफेक्ट कंपटीशन। लेस देन परफेक्ट कंपटीशन, जितने परफेक्ट कंपटीशन में रहते हैं ना उतने नहीं है, उस ज्यादा ही है बट उससे कम है, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन में हाइपोथेटिकली अगर 100 सेलर्स होते तो यहाँ पे 50-60 होंगे, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर बट लेस देन परफेक्ट कंपटीशन, और बायर्स भी रहेंगे लार्ज, ठीक है। बायर्स भी लार्ज रहेंगे। अब नेक्स्ट चीज एक एक पढ़ते हैं, और अपन यहाँ पे लिखते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होगा मुझे लगता है। लार्ज नंबर ऑफ सेलर प्रोड्यूसिंग क्लोज बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। क्लोज सब्स्टिट्यूट, क्लोज सब्स्टिट्यूट यानी क्या कि मान लो कि बहुत सारे सेलर से एक सेलर डेटॉल का सोप बना रहा है, डेटॉल सोप जो जर्म्स को वगैरह किल करने में नेसेसरी होता है, और दूसरा ब्यूटी सोप, मान लो लक्स, ठीक है, ब्यूटी सोप बना रहा है। अब ये एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, बट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है कि एक दूसरे के? नहीं सर, ये इसका यूज अलग होता है, डेटॉल सोप का अलग यूज होता है और लक्स का अलग यूज होता है। सो दे आर सब्स्टिट्यूट, उनको रिप्लेस किया जा सकता है, दे आर सब्स्टिट्यूट, एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते थे, बट नॉट परफेक्ट, बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट माने क्या सर? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट यानी शक्कर को दूसरे शक्कर से रिप्लेस किया, उसको बोला जाता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। सर ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है, इनमें अलग अलग फीचर्स है सर, ये अलग अलग है, ठीक है। तो ऐसे सेलर जो क्लोज सब्स्टिट्यूट बेचते हैं वैसे रहते हैं, बट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट वाले सेलर्स नहीं रहते, ठीक है। नेक्स्ट, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड नन ऑफ देम कैन इन्फ्लुएंस प्राइसेस। कोई भी प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता सर, कौन सा फीचर? परफेक्ट कंपटीशन का फीचर, सेलर्स कैन नॉट इन्फ्लुएंस प्राइस। नेक्स्ट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अपन ने देखा था कि वहां पे एग्जैक्टली आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स रहेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड रहेंगे, मतलब उनके फीचर में, उनके क्वालिटी में, उनके टेस्ट में फर्क रहेगा। जैसे अपन ने यहाँ पे एग्जांपल अभी देख लिया कि डेटॉल के सोप में जो भी चीजें हैं
और या जिसके लिए यूज किया जाता है वो अलग है, और लक्स में जो चीजें हैं या जिसके लिए वो फेमस है वो चीज अलग है। तो ये ब्यूटी सोप हो गया, ये हाइजीन सोप हो गया, ठीक है। तो क्या है, प्रोडक्ट्स तो एक जैसी है, बट क्या है उनमें कुछ ना कुछ फीचर्स के कारण डिफ्रेंसिएशन है। उनकी डिजाइन, उनकी क्वांटिटी, उनकी पैकेजिंग, उनका नाम अलग है, उनके ब्रांड नेम अलग है, तो ये सारी चीजें अलग है। क्लोज सब्स्टिट्यूट विथ हाई क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हाई क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सर ये क्या, क्रॉस इलास्टिसिटी पढ़ा नहीं करे, क्रॉस इलास्टिसिटी मुझे बताओ, समझना। मान लो कोलगेट बिक रहा है मार्केट में, बिल्कुल सर कोलगेट बिक रहा है, और क्या आपके मसूड़ों में तकलीफ है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? और डाबर बिक रहा है, कोलगेट का टूथपेस्ट और डाबर, डाबर का स्पेलिंग मुझे याद नहीं, ठीक है, डाबर लिख देता हूँ। डाबर रेड एक टूथपेस्ट है, वो बिक रहा है, ठीक है। अब समझना, कोलगेट की प्राइस भी 100 पे है और डाबर की प्राइस भी 100 पे है। अब अगर कोलगेट की प्राइस और इसके पास भी, कोलगेट के पास अपने कस्टमर्स है 100 कस्टमर्स, और डाबर के पास अपने कस्टमर्स है 100 कस्टमर्स, मुझे बताओ अगर आगे चल के कोलगेट ने अपनी प्राइस बढ़ा दी और कोलगेट ने 120 रुपए कर दी अपनी प्राइस, तो क्या हो जाएगा सर, इसमें से कुछ कस्टमर्स शिफ्ट हो जाएंगे, इधर शिफ्ट हो जाएंगे सर, और इधर मान लो 50 कस्टमर्स रहेंगे, और डाबर जिसकी अभी भी प्राइस 100 रुपए है, उसके पास अभी कितने कस्टमर हो जाएंगे, 150 कस्टमर। तो अगर प्राइस को कम ज्यादा करने से तुम्हारी क्वांटिटी डिमांडेड घट जाती है और तुम्हारा प्रोडक्ट या तुम्हारा कस्टमर उसके रिलेटेड या उसके कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट के पास चला जाता है, जैसे अपन ने सप्लाई में, सॉरी डिमांड में एग्जांपल देखा था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कचौरी और समोसे का, कचौरी के भाव बढ़ गए तो तुम समोसे पे शिफ्ट हो जाते हो। तो यहाँ पे क्या है कि सिमिलर प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने की वजह से लोग दूसरे प्रोडक्ट पे, उस पे अल्टरनेटिव पे शिफ्ट हो जाते हैं, थोड़ी सी भी प्राइजेस में अगर तुम चेंज करोगे तो यहाँ पे चेंज किसमें किया है, प्राइजेस में। तो इसी की वजह से बोला जाता है कि उसकी क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है, ज्यादा है। क्रॉस इलास्टिसिटी यानी क्या, कि सर प्राइजेस बढ़ा दोगे तो तुम्हारी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, वो किसके पास चली जाएंगी, सब्सटीट्यूट के पास। तो तुम्हारा प्रोडक्ट की प्राइस अगर बढ़ा दी तो तुम्हारे प्रोडक्ट की प्राइस, या सॉरी तुम्हारे प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड घट जाएंगी, बट तुम्हारे सब्सटीट्यूट के क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। तो कोलगेट की प्राइस बढ़ाने से किसकी डिमांड बढ़ गई सर, डाबर की डिमांड बढ़ गई, ठीक है। चल ये हो गया क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी के लिए अभी भी नहीं समझा है तो डिटेल डिस्कशन किया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, वो चैप्टर जाके देख लेना, 3B चैप्टर का वो नाम है, ठीक है। नाम मतलब उसका टाइटल, टाइटल बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, 3B चैप्टर का नंबर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। सर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, बिल्कुल मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जैसा, जिसको आना है आ जाए, जिसको बाहर जाना है वो बाहर चले जाए। तो कोई भी बैरियर टू एंट्री नहीं है यहाँ पे, कोई भी तुम्हें बैठा नहीं है कि जो बोलेगा कि अंदर के अंदर रहेंगे बाहर के बाहर रहेंगे, ठीक है। हाँ, तो प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो बाहर के लोग अंदर आएंगे, क्योंकि पैसा देख के सभी लोग जंप हो जाते हैं, जैसे तो चाय वाला, ठीक है, MBA चाय वाला, सर देखा कि चाय के बिजनेस में बहुत पैसा है तो सब लोग क्या हो गए, मार्केट में आना चालू कर दिए। तो एंट्री बैरियर्स कुछ नहीं रहते और एग्जिट बैरियर भी कुछ नहीं रहते। एग्जिट बैरियर मतलब लॉस हो रहा है तो चलो इंडस्ट्री से बाहर निकल जाओ, बिजनेस बंद कर दो। सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट यानी जिस प्रोडक्ट पे प्राइस, जिस प्राइस पे प्रोडक्ट बेच रहे हो। यूनिक टू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इंक्लूड एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन, फ्री सैंपल, होर्डिंग एक्सेट्रा टू बूस्ट डिमांड। उस सेलिंग कॉस्ट में अपन ने देखा था उस केस में, परफेक्ट कंपटीशन में, कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह नहीं रहता, हम अज्यूम करेंगे कि सेल करने के लिए क्या करनी पड़ रही है, हमें पैसा खर्च करना पड़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल रहते हैं, प्रोडक्ट्स है वो क्लोज सब्सटीट्यूट। और लास्ट में कंसेप्ट ऑफ ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट है समझना, कंसेप्ट ऑफ ग्रुप। हम जनरली एक वर्ड यूज करते हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री यानी क्या, हम एक वर्ड यूज करते हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री यानी क्या, बेसिकली इंडस्ट्री यानी ग्रुप ऑफ फर्म्स, ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स हु इज प्रोड्यूसिंग एग्जैक्टली आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स।
और नॉर्मली हम इंडस्ट्री ही ये वर्ड यूज करते हैं, इट इज अ ग्रुप ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। बट वो एक नया वर्ड निकला फिर, कौन सा? ग्रुप। ग्रुप क्या है? ग्रुप बेसिकली क्या है कि एक क्लस्टर है, क्लस्टर यानी बेसिकली एक इंडस्ट्रीज का नंबर है जो क्या करता है, सिमिलर प्रोडक्ट बनाता है। सिमिलर, नॉट एग्जैक्टली सेम, वो क्या बना रहा है? सिमिलर प्रोडक्ट। तो ये सिमिलर प्रोडक्ट बनाना कहाँ पे हो रहा है सर? ये हो रहा है ग्रुप में। और आइडेंटिकल प्रोडक्ट कहाँ पे बन रहे हैं सर? आइडेंटिकल प्रोडक्ट इंडस्ट्री में बन रहे हैं। तो एक नया टर्म सामने आया, कौन सा? ग्रुप। ग्रुप कंसिस्ट ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड ब्लड बट क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जिसको बोला जाता है सिमिलर प्रोडक्ट। जैसे अपन ने देखा था कोलगेट और डाबर रेट, या कोलगेट और पेप्सोडेंट, ठीक है। तो ग्रुप और इंडस्ट्री में क्या डिफरेंशिएशन है वो अपने को पता चला। बट एक चीज समझ लो, अभी कोई ग्रुप ये वर्ड यूज नहीं करता बेसिकली, सभी लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? इंडस्ट्री ये वर्ड यूज करते हैं। तो ग्रुप्स किसके बनते हैं? मेडिसिन के, ऑटोमोबाइल्स के, क्योंकि उनमें फेयरली डिफरेंशिएशन होता है। जैसे टाटा की कार और सुजुकी, मारुति सुजुकी की कार या हुंडई हो गए या किया की हो गई, उन कार्स में थोड़ा सा चेंज रहता है 4 टायर सब कोई, बट क्या है, फीचर्स अलग अलग रहते हैं प्रोडक्ट के, तो प्रोडक्ट सिमिलर रहते हैं। और शुगर के केस में प्रोडक्ट्स आइडेंटिकल रहते हैं, तो वो बोलते हैं कि शुगर इंडस्ट्री बोलो और ऑटोमोबाइल ग्रुप बोलो, ठीक है। बट अभी तुम देखते होंगे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बोला जाता है और शुगर इंडस्ट्री ही बोला जाता है। तो इंडस्ट्री ये मोस्टली यूज किया जाता है, बट अपने पास 2 वर्ड्स अभी आ गए हैं, ग्रुप एंड इंडस्ट्री। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत ही यूनिक है, ये पॉइंट तुम्हें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लिखना ही है। प्राइजेस कितने रहते हैं? अब बुक के हिसाब से सेम एक सिंगल प्राइस रहता है। बुक के हिसाब से क्या है? सिंगल प्राइस रहता है, एक ही प्राइस चलता है मार्केट में, उसी पे प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। बट एक चीज समझना है, जब प्रोडक्ट डिफरेंशिएट हो जाते हैं तो अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकते हो। तो रियलिटी के बेसिस पे बताता हूँ कि फेयरली डिफरेंशिएटेड थोड़ी अलग प्राइस चार्ज की जा सकती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, एग्जैक्टली आइडेंटिकल प्राइस नहीं रहती, ठीक है। बट बुक के हिसाब से तुम क्या लिखना? देयर इज ओनली सिंगल प्राइस एंड सेलर्स कैनॉट इन्फ्लुएंस देयर प्राइस। बट रियलिटी में याद रखना कि डिफरेंशिएशन की वजह से तुम्हारे पास थोड़ा प्राइसिंग पावर आ जाता है। मैं थोड़ा हायर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाता हूँ, तो क्या मैं ज्यादा प्राइस नहीं चार्ज कर सकता? ऑफकोर्स चार्ज कर सकता हूँ। तो ये चीजें रहती है, बट जो आंसर तुम लिखते हो वो हमेशा बुक के हिसाब से लिखना, ठीक है। तो ये था अपना मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और इसके साथ अपना चैप्टर खत्म हो गया है। तो अच्छा खासा चैप्टर था, ठीक ठाक था, अच्छे खासे कंसेप्ट थे इसमें। ये चैप्टर को अच्छे से याद रखना है और अच्छे खासे मार्क्स आते हैं, 10 से 12 मार्क्स इस चैप्टर में से आ सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।